तो मानवा की स्टार्टिंग में एक लड़की किसी लड़के को मार रही होती है और लड़का बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो, इतने में ही वो लड़की अपनी तलवार को उसके और ज्यादा अंदर तक घुसा देती है। तो वो लड़का बोलता है कि पर तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो क्योंकि मैं तुम्हें हासिल नहीं कर पाया। और फिर वो मरते वक्त उस लड़की को गाली देता है। तो एक नोटिफिकेशन आता है कि नलिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट, कंडीशंस, मर्डर, डेक्यूलेन। फिर हमें पता चलता है कि ये सब एक गेम का सीन था जिसे किसी ने क्लियर कर लिया है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने अपना सारा एफर्ट इस कैरेक्टर पर लगाया है और मैंने फाइनली उस बग को ठीक कर ही दिया। तो बेसिकली ये एक गेम की बात कर रहा है। उस गेम में एक बग था जो कि अपने मेन कैरेक्टर ने ठीक कर दिया और उस गेम को खेल भी रहा फॉर चेकिंग। और आपको बता दूं कि अपना मेन कैरेक्टर एक गेम डेवलपर है। तो स्टोरी पे वापस आते हैं। तो अपने एमसी कहता है कि आज के लिए इतना काफी है और बताता है कि वो एक गेम डेवलपर है किसी रीव कंपनी का जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है गेम्स के लिए इन साउथ कोरिया। और अब धीरे धीरे ये कंपनी पूरे दुनिया में फेमस हो रहा है और सब इसके बारे में जानते हैं। और बोलता है कि मैं अभी एक गेम AAA पर काम कर रहा हूं जिस पर कंपनी ने अभी तक का सारा बजट लगा दिया है। दूसरे शब्दों में हमारी एल लग जाएगी अगर ये गेम नहीं चला तो। फिर वो गेम के बारे में बताता है कि कैसे इस गेम की डिफिकल्टी प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है गेम में, और ये सिंगल प्लेयर गेम और हाईली एडवांस गेम है। फिर बताता है कि कुछ महीनों से ओवरटाइम कर रहा हूं तो सिर्फ इस एक कैरेक्टर की वजह से जो कि एक विलन है इस गेम में, और इस विलन की वजह से बहुत से एरर्स और बग्स आ रहे थे इस गेम में, पर इसे मारने से सब ठीक हो गया। और इसकी डेथ का कारण इसकी फियोंसे है। तभी एक लड़की अपने मेन कैरेक्टर को बुलाती है और कहती है कि टेस्टिंग कैसी चल रही है। तो एमसी इसके बारे में बताता है कि ये टीम लीडर है और ऊपर से ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी है और हमने 7 साल एक साथ बिताए, पर आखिर में हमारा ब्रेकअप हो गया। फिर 6 महीने बाद मुझे पता चला कि अब उसका दूसरा बॉयफ्रेंड है। तो वो लड़की बोलती है कि मैंने सुना तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है बग्स की वजह से। तो अपना एमसी बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी रिलेशनशिप काफी अच्छी जा रही है। तो लड़की बोलती है कि लगता है कंपनी में बहुत जल्दी ये रूमर्स फैल गए। फिर वो बोलती है कि हाँ, अच्छी जा रही है। तो ये सुन के अपने एमसी का दिल टूट जाता है। तो लड़की बोलती है कि काम पर ध्यान दो। फिर वो लोग गेम के बारे में बात करते हैं और गेम के विलन के बारे में बात करते हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम्हें पता है कि इस कैरेक्टर का डिजाइन तुम्हें देख के बनाया गया है, तुम दोनों सेम नहीं लगते दिखने में। तो एमसी बोलता है कि हम दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। तो वो लड़की गेम के एक्सपीरियंस के बारे पूछती है। तो एमसी बोलता है कि गेम तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टूडियो का फ्यूचर इस गेम पर डिपेंड है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो एमसी बोलता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तो जाओ, उससे इंतजार क्यों करवा रही हो, वैसे भी काफी लेट हो गया है। तो लड़की बोलती है कि हाँ जरूर। फिर वो दोनों अलविदा लेते हैं। तो एमसी फिर से विलेन को टेस्ट करने लगता है और कहता है कि ये मैं कैसे हो सकता हूं, इसके बैकग्राउंड और नोबिलिटी की वजह से बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और घमंडी हो गया, ये तो ह्यूमन कहलाने लायक भी नहीं है। फिर एमसी बोलता है कि क्या हम इसमें और भी एबिलिटी और पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं डाल सकते। फिर वो कुछ ट्रेट्स डाल देता है जो कि आप देख सकते हैं। फिर वो बोलने लगता है कि मुझे वापस से इसे वैसा ही कर देना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पर तभी डेवलपर का मैसेज आता है कि अगर तुम स्टोरी में चेंजेस चाहते हो तो बताओ। तो अपना एमसी मना कर देता है। तो स्क्रिप्ट राइटर कहता है कि बाहर देखो। तो जब एमसी बाहर देखता है तो वो देखता है कि आसमान में एक बड़ा सा छेद हो गया होता है। फिर अपना एमसी ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है, वो भी गेम में विलन के बॉडी के अंदर। फिर कोई उसे उठाता है तो एमसी कहता है कि मुझे कुछ दिन हो गए इस गेम में ट्रांसमाइग्रेट हुए, पर अभी भी सब सपने की तरह लगता है। तो वो लड़की या औरत जो एमसी को उठा रही थी वो बोलती है कि कब तक उस लड़की के चक्कर में पड़ा रहेगा, मैं ये पेपर यहीं छोड़ के जा रही हूं, उठ के काम कर लेना वरना फायर होने के लिए तैयार रहना। तो एमसी बोलता है कि उस रात को जब मैंने उस आसमान में एक होल देखा था तब मैं किसी नए शरीर में आ गया और अलग ही जगह पर आ गया, और इस सबको 1 वीक हो गया है। और बोलता है कि मैंने अपने ही गेम में आ गया, वो भी सबसे बेकार कैरेक्टर के अंदर जिसका मरना तय है। मैं एक विलन बन गया हूं। फिर एमसी बोलता है कि मुझे यहां आए हुए 1 वीक से भी ज्यादा हो गए। पहले तो मैंने सोचा था कि यह सब बस एक सपना है, पर जैसे जैसे कुछ दिन बीते मुझे यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं है। फिर वो बोलता है कि पर एक बात तो पक्की है कि मैं अपने गेम का विलन बन गया हूं, जो कि गेम में मिडिल विलन है। ये चाहे कोई भी रूट क्यों ना चूज कर ले, पर इसका मरना तो तय है। फिर वो बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं अभी स्टोरी के किस पार्ट में हूं, और बोलता है कि बस मैं इतना जानता हूं कि मैं गेम का मिडिल बॉस हूं जिसका काम सिर्फ मरना है, क्योंकि जब मैंने और मेरे दोस्तों ने इसे टेस्ट किया था तो बस इसे मारने के लिए ही बनाया था, पर मैं अब ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो छोड़ के गई थी। फिर एमसी उस लड़की के बारे में बताता है कि वो एमसी की हाफ सिस्टर है और यही है जो कि अभी फैमिली की हेड है, पर इनकी आपस में नहीं बनती, और जिसके बारे में उसने बताया वो पक्का से मेरी फियांसे होगी।
फिर एमसी बोलता है कि उसने प्रोफेसर की बात की थी, मतलब आज मेरा लेक्चर है, मुझे जाना चाहिए। हालांकि मैंने कभी लेक्चर नहीं दिया है, पर मुझे कुछ तो करना होगा इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए। फिर सिस्टम के बारे में बताता है कि जब से मैं उठा हूं तब से ये मेरे ऊपर है। फिर सिस्टम एक साइड क्वेस्ट देता है कि गेम के लिए नेसेसरी बनो। फिर एमसी कहता है कि इन दोनों सिस्टम और मेरी सिस्टर की वजह से मुझे मूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी सिस्टर की वजह से भी मैं मर सकता हूं। फिर वो बेड पर से उठ के जाने लगता है और कहता है कि पर ये स्टोर करेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं लेक्चर में क्या बोलूंगा, पर मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एबिलिटी है कॉम्प्रिहेंशन की। और किसी कमरे के अंदर जाते हुए कहता है कि मेरे मरने से पहले मैंने इसे कुछ एबिलिटीज दी थी ताकि ये थोड़ा और जी सके। फिर एमसी को कहीं से निकलते हुए दिखाया जाता है और वो कहता है कि ये कपड़े और बाथरूम मुझे फिट नहीं हो रहे, पर मैं मैनेज कर लूंगा। फिर वो कपड़े पहनते हुए कहता है कि ये कपड़े मुझे अनईजी फील कराते हैं, पर ये अच्छे लग रहे हैं और ये उन एबिलिटीज में से एक है, पर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को ही मार रहा हूं। फिर वो सोचता है कि मुझे अब ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को भी गुस्सा आए। वैसे भी मेरा मेन गोल इन्फॉर्मेशन जुटाना है। और सोचता है कि अब मैं एक नोबल जो कि साउथ कोरिया का एक रेगुलर वर्कर था और जिसने कि मरने से पहले अपनी एक्स से बात की थी। फिर वो बाहर आ जाता है जहां उसे कुछ गार्ड ग्रीट करते हैं। फिर वो कार के अंदर बैठते हुए सोचता है कि मैं कभी इतनी लग्जरी कार में नहीं बैठा और ये कार मुझे उसकी याद दिला रही है। फिर वो कार में बैठे दूसरे बंदे की तरफ देखता है और सोचता है कि ये कौन है। तभी वो बंदा ग्रीट करते हुए कहता है कि प्रोफेसर ये रहा, और ये कहते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको देने लगता है। तो एमसी उनको लेते हुए सोचता है कि क्या ये मेरा असिस्टेंट है या सिक्योरिटी। फिर बोलता है कि क्या तुम एक विजर्ड हो। तो वो बंदा बोलता है कि मैं तो आपके यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो एमसी बोलता है कि वो मजाक कर रहा था। फिर एमसी डॉक्यूमेंट को देखते हुए सोचता है कि ये लेक्चर की स्क्रिप्ट है और इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि लेक्चर के लिए चाहिए। फिर वो सोचता है कि जरूर इसने ही ये सब कुछ लिखा होगा। फिर एमसी उससे बोलता है कि गुड वर्क। तो सब हैरान हो जाते हैं कि मास्टर ने कॉम्प्लीमेंट दिया। फिर एमसी सोचता है कि मैं किस तरह का इंसान बन गया हूं जो कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देने से ही खुद को बीमार महसूस करने लगा है। फिर गाड़ी यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है तो एमसी उतरते हुए सोचता है कि तो ये है दी इंपीरियल यूनिवर्सिटी। फिर सोचता है कि लेटर में जो जगह लिखी हुई थी वो कहाँ है। फिर लेक्चर रूम का सीन दिखाया जाता है जहां बच्चे एमसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर एमसी क्लासरूम के अंदर आते हुए अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। फिर बोलता है कि अब से लेक्चर स्टार्ट होता है। तो लड़कियां सोचने लगती हैं कि ये कितने हैंडसम हैं, कूल हैं, स्मार्ट हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि आखिरकार हम मिल ही गए, मेरे फादर के दुश्मन। फिर वो लड़की अपना पास बताती है कि 3 साल पहले मेरे फादर ने खुद को ही मार लिया क्योंकि जिस स्पेल के ऊपर वो सालों से काम कर रहे थे वो किसी ने चुरा लिया, और जिसने वो स्पेल चुराया वो कोई और नहीं बल्कि ये है। पर मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फादर के जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्योंकि मैं एक नोबल थी, मेरे फादर के मरने के बाद मेरा घर चला गया और मैं अनाथ हो गई। इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं अपने फादर के दुश्मन से बदला जरूर लूंगी। इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की ताकि मैं इस अकेडमी में आ सकूं जहां ये प्रोफेसर है जिसने कि मेरी जिंदगी बर्बाद की और यहां एरोगेंटली खड़ा है, जो पोजीशन मेरे फादर की होनी चाहिए थी। मैं इसकी झूठ को सबके सामने लाना चाहती हूं और इसको मारना चाहती हूं, पर मुझे अभी खुद पर काबू रखना होगा। फिर एमसी कहता है कि साइलेंस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से देता हूं। फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर मैजिक के बारे में पढ़ाने लगता है, जिस चीज को आपको जानने की जरूरत नहीं। फिर वो पढ़ाते हुए सोचता है कि ये मेरा पहला लेक्चर है, पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि उस पेपर को पढ़ते साथ ही मैंने सब कुछ समझ लिया था और ऊपर से सब ध्यान लगा के सुन भी रहे हैं क्योंकि ये भी मेरी एक एबिलिटी ही है। फिर वो पढ़ाना कंटिन्यू करता है और सोचता है कि ये शायद इसलिए है क्योंकि विलन एक टैलेंटेड इंसान था, पर सच कहूं तो ये बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है क्योंकि एक मेज के पास 30,000 माना है पर इसके पास सिर्फ 3,375 माना ही है। फिर वो लेक्चर खत्म कर देता है और सोचता है कि इस स्क्रिप्ट का लास्ट पार्ट कुछ अजीब लग रहा है, क्या मुझे इसे रीड करना चाहिए। पर असली विलन होता तो वो रीड नहीं करता। पर फिर वो स्टूडेंट्स की तरफ देखता है, फिर बोलता है कि क्या किसी को कोई डाउट है, पर कुछ जवाब नहीं आता। तो एमसी सोचता है कि अच्छा है कि किसी को डाउट नहीं है। तभी वही लड़की बोलती है कि प्रोफेसर, कल रात एक मिस्टीरियस स्पेल डॉर्मेटरीज में पाया गया था। सब बोल रहे थे कि ये एक डेविल का एक्ट है, पर आपका क्या कहना है। तभी एमसी बोलता है कि क्या तुम सच में इस यूनिवर्सिटी से हो। तो वो बोलती है कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं। तो एमसी कहता है कि अगर तुम इस यूनिवर्सिटी से होती तो तुम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती। मैं किसी बच्ची के क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा जिसको कि बेसिक रूल फॉलो करना नहीं आता। और जाने लगता है और जाते हुए सोचता है कि मुझे माफ करना, पर कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज्यादा माना लेता है और मैं नहीं जानता कि ये स्पेल जिसको मैंने कभी देखा नहीं है वो कितना माना कंज्यूम करेगा। और सारे बच्चे उस लड़की पर हंसने लगते हैं। तो वो लड़की कहती है कि अभी मैजिक टावर इसको रूमर बता रहे हैं, पर आप ही हैं जो कुछ कह सकते हैं इसके बारे में। फिर वो उस स्पेल को बना के दिखाती है और बोलती है कि प्लीज आप इस स्पेल के बारे में बताओ। तो एमसी उस स्पेल
स्पेल को देखता है तो वो लड़की बोलने लगती है कि अभी सब इस स्पेल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, पर अभी तक कोई इसके बारे में नहीं बता पाया। अगर आप हमें कुछ हिंट दे देते तो। तभी बीच में एमसी बोलता है कि ये एक बैरियर मैजिक है, तो वो हैरान हो जाती है। तो एमसी कहता है कि ये एक बैरियर मैजिक है और इसके लिए किसी हिंट की जरूरत नहीं, लगता है किसी ने तुम लोगों को उल्लू बनाया है। फिर सिस्टम का मैसेज आता है कि साइड क्वेस्ट कंप्लीट हुआ, आपको 0.5 स्टोर करेंसी दी जाती है। फिर हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहां वही लड़की खाना खा रही थी और सोच रही थी कि मैंने सोचा था कि मैं उसे एक्सपोज कर दूंगी उससे कोई अननोन स्पेल दिखा के। उसने तो उल्टा मुझे ही इडियट साबित कर दिया क्योंकि मैंने अपना नाम नहीं बताया। फिर वो मैजिक के बारे में बताने लगती है, जो कि ऑफ कोर्स आप लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो सोचती है कि मैं कोई अननोन सा स्पेल उठा के लाई थी जो कि डॉर्मेट्रीज के फ्रंट डोर पर बना हुआ था ताकि बच्चों की रिसर्च स्किल को देखा जा सके। फिर एक लड़की पीछे से इस लड़की का नाम पुकारते हुए आती है और कहती है कि जो प्रोफेसर ने कहा था कि ये एक बैरियर स्पेल है वो बात सही साबित हुई है, और बोलती है कि क्या कमाल की बात है, किसी ने भी उस प्रोफेसर से पूछने की हिम्मत नहीं की, पर तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो ये लड़की बोलती है कि क्या ये सच है, वो एक बैरियर मैजिक स्पेल था। फिर वो लड़की एमसी की तारीफ करने लगती है तो ये लड़की सोचती है कि ये नहीं हो सकता। फिर वो लड़की जाने लगती है और कहती है कि हम एक रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं, मैं तुम्हारा नाम उसमें लिख दूंगी। तो ये लड़की कहती है कि जरूर। फिर ये लड़की, नहीं अब से हम इसे सिल्वर बालों वाली लड़की कहेंगे, तो ये सिल्वर बालों वाली लड़की एक पेपर निकालते हुए सोचती है कि इस बार उसके पास लक था और मैंने ऊपर से उसकी रेपुटेशन और बढ़ा दी। फिर वो उस पेपर में लिखे स्पेल को देखने लगती है और सोचती है कि ये पूरा सेमेस्टर ये प्रोफेसर ही पढ़ाएगा, पर कोई नहीं, बस तुम देखते जाओ, मैं अपना बदला जरूर लूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां एमसी सोचता है कि ये बुरा हो सकता था, पर जैसे ही मैंने उस स्पेल को देखा मेरी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो गई और मैंने उस स्पेल को समझ लिया। तभी एमसी को कोई बोलता है कि काफी दिन हो गए, तो एमसी सोचता है कि ये इसको देखने से लग रहा है कि ये मेरी फियांसे है, तो अब से हम इसे लेडी सिल्वर कहेंगे। फिर एमसी सोचता है कि विलन और लेडी सिल्वर बचपन से ही फियांसे हैं, पर मैंने उम्मीद नहीं की थी मैं इन्हें यहां देखूंगा। तो लेडी सिल्वर कहती है कि हमारा प्रॉमिस तोड़ने के बाद भी तुम ठीक हो। तो एमसी सोचता है कि कौन सा प्रॉमिस, कैसा प्रॉमिस। फिर एमसी बोलता है कि मुझे कोई प्रॉमिस याद नहीं और वहां से जाने लगता। तो लेडी सिल्वर उसके सामने आते हुए कहती है कि तुम फिर से भागना चाहते हो। तो ये देख के कि सिल्वर उसे जाने नहीं देगी, एमसी बोलता है कि लगता है कि मैं बीमार होने की वजह से वो प्रॉमिस भूल गया, क्या तुम मुझे याद दिला सकती हो। तो लेडी सिल्वर उस वक्त को याद करती है जब विलन ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम अपना सच सबको बता दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर लेडी सिल्वर बोलती है कि लगता है कि मैं गलत थी, तुम जा सकते हो। फिर वो सोचती है कि एमसी और मेरा एंगेजमेंट सिर्फ एक बहाना था दो परिवारों को जोड़ने के लिए, पर मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। पर उसके पास टैलेंट नहीं था जिसको कि उसने नहीं माना, और उसने सबसे झूठ कहा कि वो अभी भी टैलेंटेड है और किसी तरह से प्रोफेसर बन गया। और इसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि कोई भी अपने परिवार का मजाक नहीं उड़वाना चाहेगा। पर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं शादी करने को तैयार हूं, पर किसी झूठे के साथ नहीं। मेरे नाइट होने की वजह से मैंने उससे प्रॉमिस मांगा था, पर उसने वो भी तोड़ दिया। फिर एमसी इंपीरियल यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है कि ये गेम का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है और इसमें मैजिक डिपार्टमेंट सबसे ऊपर है। फिर एमसी कहीं जा रहा होता है, तभी उससे कोई टकरा जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। तो एमसी बोलता है कि तो ये तुम हो ज़ोरो, वन पीस वाला नहीं। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं एलन हूं। तो एमसी बोलता है कि शायद से मैं गलती कर रहा हूं। फिर हमें एमसी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी कहता है कि तो तुम इस वजह से इतनी जल्दी में थे। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ प्रोफेसर, ये वो लिस्ट है जिसमें इस साल के स्पॉन्सरशिप मेजर्स के नेम है। तभी एमसी किसी लड़की का डॉक्यूमेंट देखता है और सोचता है कि इसका नाम गोल्डन ग्लो कर रहा है। ये भी विलेन की एक एबिलिटीज में से एक है, और सोचता है कि मुझे लगता है कि इस नाम के पीछे वाला व्यक्ति मनी जरूर लाएगा। पर तभी एमसी को डॉक्यूमेंट्स में उस लड़की का नेम भी दिख जाता है जो कि सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा था। तो एमसी पूछता है कि इस लड़की को कोई स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं मिला। तो ये असिस्टेंट, अब से इसे असिस्टेंट ही कहेंगे, कहता है क्योंकि सब डर रहे थे। तो एमसी सोचता है कि तो सब इसीलिए इसे स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरे से डर लगता है। फिर एमसी सोचता है कि इसके पास टैलेंट तो है कि ये मैजिक टावर में आ सके, पर मैं यानी विलियन उसका दुश्मन हूं। अगर मैंने गेम के जैसा किया तो मेरा हाल गेम की एंडिंग की तरह होगा। फिर वो बताता है कि इस गेम में विलियन बहुत से तरीकों से मरा है, जैसे दिल में स्वॉर्ड लगने से, सर में छड़ी घुसने से, जहर पीने से और बॉम्ब के ब्लास्ट से भी। चाहे ये या मैं कोई सा भी रूट क्यों ना चूज कर लूं, पर मुझे तो मरना ही है, और अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, वो चॉइस जो कि इस गेम के विलियन ने कभी नहीं किया। फिर वो पेपर पर कुछ लिखता है और असिस्टेंट से कहता है कि कुछ बुक्स ले आओ, मैं अभी इसे लिखूंगा घर जाने से पहले।
फिर एमसी सोचता है कि उसे काफी पैसे कमाने होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेथ थ्रेट्स हैं जो कि पैसों से भी टाले जा सकते हैं। एक रास्ता यह है कि मेजर्स की इन्वेस्टिगेशन करना, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौका मिलते ही मुझे मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए मुझे ताकतवर भी होना होगा। फिर एमसी बोलता है कि पर जो इस विलन का टैलेंट है वो एवरेज है, और ऐसे में आगे आने वाले डेथ थ्रेट से नहीं बच पाऊंगा, और ऊपर से अभी और भी ज्यादा डेथ थ्रेट्स आने बाकी हैं। पर एक चीज जो मेरे फेवर में है वो है मेरे एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये विलन चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये अर्थ, फायर और मेटल जैसे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, और इनको मिलाने के बाद ये बन जाता है माइडस टच। इसीलिए इसका टैलेंट मेटल्स को कंट्रोल करने में है। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर ये बेसिक मैनिपुलेशन मैजिक है। इसीलिए मैं मैनिपुलेशन मैजिक नहीं सीखने जा रहा, ऑब्जेक्ट्स को कैसे मैनिपुलेट करें मैं वो सीखने जा रहा हूं। फिर वो एक बुक को खोलता है और उस पर हाथ रख के उसका सारा ज्ञान लेने लगता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। फिर ये जितने भी बेसिक स्पेल और मैनिपुलेशन मैजिक है वो एमसी के सर में सीधे चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी सोचता है कि शायद अब मैं फिर वो एक पेन को सीधा अपने मैनिपुलेशन मैजिक से उठा लेता है और फिर सोचता है कि जब मैंने ये सारी बेसिक मैनिपुलेशन टेक्निक्स याद कर ली हैं तो मुझे स्पेल्स बोलने की जरूरत नहीं है, पर ये सब बेसिक्स हैं, इसीलिए मैं ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाऊंगा। फिर एमसी सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसे एक आइडिया आता है और बोलता है कि अगर मैं मैजिक सर्कल्स को अपने पूरे बॉडी पर ही लगा दूं तो फिर कुछ हो सकता है। वो बताता है कि मैजिक सर्कल्स जितने बड़े होते हैं वो उतने ही ताकतवर होते हैं, पर अगर मैं अपनी बॉडी को अच्छे से समझ लेता हूं तो मैं मैजिक सर्कल्स को लगा सकता हूं। हालांकि मुझे इसमें बहुत दर्द होगा, पर मेरे पास आयरन बॉडी है जिससे मैं दर्द सह सकता हूं। और सोचता है अभी मेरी मैना पावर 800 है, शायद इतना काफी होगा। फिर वो मैना सर्कल्स को एंग्रेव करना स्टार्ट कर देता है, जो कि उसके ब्लड में से जाके उसे बहुत दर्द पहुंचा रहे थे। फिर उसका सर्कल कंप्लीट हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो कहता है कि मुझे अभी बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा मैना खत्म ही हो गया है, पर मैंने कर दिखाया। मैंने एक सर्कल अपने शोल्डर पर बना लिया है और अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं कुछ ही वीक्स अपनी सारी बॉडी पर ये सर्कल्स एनग्रेव कर लूंगा। फिर सीधे 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी का लेक्चर होता है, जहां कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं कि प्रोफेसर ने हमें कहा है कि यहां पर एलिमेंट्स की पावर ज्यादा है तो अपने आप से ही स्टडी कर लो, पर प्रोफेसर कहाँ है? तो सिल्वर बालों वाली लड़की मुंह फुला के सोचती है कि वो क्या आएगा जो कि हमें खुद से ही पढ़ने को कह रहा है। तभी कोई लड़की उसके पीछे से आती है और उसे धक्का देके आगे चली जाती है। तो वो बोलती है कि कौन है? तभी वो उस लड़की को देख लेती है और सोचती है कि ये तो सिल्विया है और अब से हम इसे सिल्विया कहेंगे। और फिर सिल्विया उसे देख के चली जाती है तो लूना, हाँ अब से हम इसे यही बुलाएंगे क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम होती है बार बार सिल्वर बालों वाली लड़की कहने में। तो लूना सोचती है कि क्या इसने मुझे पहचाना नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लूना कुछ बना रही होती है और सोच रही होती है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो इलाडे फैमिली से है। 10 साल पहले ये फैमिली मुझसे और मेरे फादर के पोटेंशियल से डरने लगी थी, इसीलिए इन्होंने एक ग्रुप बना के हमें धमकाया था। क्या वो भूल गई? तभी उसके आसपास का मैना कहीं जाने लगता है तो लूना सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि मैना कहीं पर शक हो रहा है, और फिर वो उस तरफ मुड़ के देखती है कि सिल्विया सारा मैना सौख के कुछ बना रही थी। तो लूना कहती है कि तुम क्या कर रही हो? तुमने सारा मैना ले लिया है जो कि मैंने इकट्ठा किया था। फिर बोलती है कि क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? फिर उसे गुस्सा आने लगता है और वो सोचती है कि इसके साथ क्या गलत है, ये जवाब क्यों नहीं दे रही। फिर वो कुछ सोच के बोलती है कि तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती? मेरे परिवार को धमकाने के बाद तुम मुझे कैसे भूल सकती हो, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी सारी स्पॉटलाइट चुरा लूंगी। तो सिल्विया कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मैं तुम्हारे फादर को जरूर पहचानती हूँ क्योंकि वो एक फॉर्मर नोबल था। वैसे मैंने सुना कि वो मर गया। तो ये सुन के लूना को गुस्सा आ जाता है और सिल्विया पर अटैक कर देती है और कहती है कि दोबारा बोल के दिखा, और उस पर अटैक कर देती है। तो सिल्विया एक बैरियर बना के खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर लूना के अटैक से एक बड़ा धमाका होता है। फिर जैसे ही वो धमाका शांत होता है तो स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि यहाँ क्या हुआ। फिर दिखता है कि लूने सिल्विया के बालों को पकड़ के बोल रही होती है कि दोबारा बोल के दिखा जो तूने मेरे फादर का इंसल्ट किया था। तभी उनके पीछे एक ब्लैक होल जैसा कोई चीज क्रिएट हो जाता है, जिसे देख के लूना बोलती है ये तो वॉइड है और यही वो जगह है जहां मेरी मैना और सिल्विया मैना टकराई थी। फिर सारे बच्चे भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये वॉइड ब्लास्ट होने वाला है। तो लूना सोचती है कि अगर ये ब्लास्ट हुआ तो मेटल के टुकड़े बुलेट की स्पीड से आएंगे और सब मारे जाएंगे। तभी वो वॉइड ब्लास्ट हो जाता है तो लूना एक बैरियर बना लेती है अपने आप को बचने के लिए। फिर कुछ नहीं होता तो लूना सोचती है कि इतनी शांति क्यों है, क्या ये रुक गया? तभी वो देखती है कि हमारा एमसी ऑरा फार्मिंग करते हुए सारे स्टूडेंट्स को बचा लेता है। तो वो सोचती है कि ये यहाँ कब आया और ये मेटल के टुकड़े हवा में ही क्यों रुके हुए हैं। तो एमसी उन सारे टुकड़ों को कंट्रोल करने लगता है तो सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मैजिक का ब्यूटी दिख रहा था।
फिर एमसी सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर देता है और कहता है कि आज की क्लास खत्म हो गई है और जिसने भी ये सब किया है उन लोगों को छोड़ के बाकी सब जा सकते हैं। तो लूना सोचती है कि वो तो आज गई। फिर सीन शिफ्ट होता है इंटरोगेशन रूम की ओर, जहां कोई एमसी से कोई बोलता है कि आप पहले ही यहां आ गए हेड प्रोफेसर, जैसा कि आपसे उम्मीद थी, आपने तो एक एग्जाम्पल ही दे दिया इन स्टूडेंट्स को अपना मैजिक दिखा के। फिर इन लोगों के बारे में बताया जाता है कि ये डिपार्टमेंट प्रोफेसर के सपोर्ट स्टडीज और स्पिरिट स्टडीज के प्रोफेसर हैं। तो स्टडी टावर की चेयरवुमन कहती है कि यहां आने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। फिर एमसी से कहती है कि क्यों, सही कहा ना हेड प्रोफेसर। तो एमसी सिग्मा बनते हुए कुछ नहीं कहता है। फिर उनमें से एक प्रोफेसर कहता है कि तो वो कौन था जिसने की इलेड फैमिली की लेडी से पंगा लिया? क्या ये वही है जो कि अभी तक अकेडमी भी नहीं पढ़ी है और जिसका कि कोई सरनेम नहीं है? और फिर कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि हेड प्रोफेसर ने सब संभाल लिया था। तो एमसी सोचता है कि ये जितने भी प्रोफेसर हैं वो बहुत चालाक हैं। तो इस मीटिंग का रिजल्ट पहले से ही आ चुका है कि ये लोग सिल्विया का ही साइड लेंगे, इसीलिए मुझे इसका रिजल्ट चेंज करना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही लूना से आती हुई मर्डरस ऑरा को भांप लिया था, क्योंकि मेरे पास शार्प आई साइट की एबिलिटी है और अगर मैं रिजल्ट्स को चेंज नहीं करता हूं तो मेरी एंडिंग मौत होगी। फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाता है और मीटिंग स्टार्ट होते ही वो सपोर्ट स्टडीज का प्रोफेसर लूना पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल के रूल्स को तोड़ने की और तुमने लड़ाई क्यों की? तो लूना कहती है कि मैं नहीं बता सकती और सोचती है कि मैं अपने दुश्मन के सामने ये सब नहीं बता सकती कि सिल्विया ने मेरे फादर के बारे में गलत बोला था। तो फिर वही बूढ़ा बोलता है कि तुम अपने औकात में रहो, क्या तुम्हें अपने और सिल्विया के पोजीशन के बीच का डिफरेंस नहीं पता है? फिर वो बोलता है कि सिल्विया अब तुम बोलो। तो वो बोलती है कि क्लास के दौरान मैंने इसका काम बिगाड़ दिया था, इसलिए इसको गुस्सा आ गया और मुझसे फाइट करने लगी। तो फिर वो बूढ़ा लूना को और भी सुनाने लगता है। फिर वो चेयरवुमन से बोलता है कि क्या हमें इसे निकाल देना चाहिए? तो लूना सोचने लगती है कि सब मेरे खिलाफ है, कोई भी मेरी तरफ नहीं है मुझे डिफेंड करने के लिए, और ये सब सिर्फ उस प्रोफेसर के कारण है। तो चेयरवुमन कहती है कि हम सब ने तो अपना अपना ओपिनियन दे दिया, पर क्या हेड प्रोफेसर अपना ओपिनियन नहीं देंगे? तो लूना सोचती है कि अब तो मैं गई। तो एमसी बोलता है कि मैं हेड प्रोफेसर तुमसे पूछता हूं कि क्या सच में इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी सिल्विया? वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तो एमसी बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूं, क्या इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? ये सुन के लूना सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। तो वो प्रोफेसर भी ये सुन के हड़बड़ाने लगता है। तो एमसी कहता है कि अगर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुमने इसे रोका क्यों नहीं? तो सिल्विया का मुंह बंद हो जाता है और वो माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने इसे इसलिए नहीं ब्लॉक किया क्योंकि मैं इसे और भी बड़े प्रॉब्लम में डालना चाहती थी। तो लूना सोचती है कि प्रोफेसर मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे जबकि गलती मेरी है। तो स्टडी प्रोफेसर सिल्विया को डिफेंड करने लगता है, तो एमसी उसे चुप करा देता है। तो लूना सोचने लगती है कि ये मुझे क्यों बचा रहे हैं और इनको इतना आगे जाने की क्या जरूरत है, वो भी मेरे लिए। तो चेयरवुमन कहती है कि ठीक, बस बहुत हुआ, इस मामले को यहीं जाने देते हैं क्योंकि गलती दोनों की ही है, इसलिए इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो लूना सोचती है कि जिस प्रोफेसर को मैं जानती हूं वो मेरा सपोर्ट कभी नहीं करेगा। फिर एमसी का सीन दिखाया जाता है जहां स्टडी प्रोफेसर उसकी चापलूसी करा रहा था, पर तभी लूना उसे पुकारती है और कहती है कि मेरे पास एक सवाल है और सोचती है कि मुझे जानना है कि इन्होंने मेरी मदद क्यों की। फिर बोलती है कि क्या आपको मेरा नाम याद है? अगर आपको मेरा नाम याद है तो आपको मेरे फादर भी याद होंगे जो कि आपके अंडर काम करते थे। फिर सोचती है कि चलो मान लेते हैं कि इसे याद नहीं, पर क्या होगा अगर वो अपना फैसला वापस ले लेंगे अपने आप को बचाने के लिए, पर फिर भी क्या उसे याद नहीं होगा और ये ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग नहीं होगा? तो एमसी सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है और अपना पोटेंशियल अपने पास्ट को याद करके बर्बाद मत करो। फिर वो वहां से चला जाता है। तो लूना सोचती है कि मुझे पता था कि इसे जरूर याद होगा मेरे और मेरे फादर के बारे में, वरना ये मेरी मदद क्यों करता? जरूर इसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई होगी और मेरी मदद की, पर इसीलिए क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर दया आ गया। और रोते हुए सोचती है कि पर मैं इस जवाब से सैटिस्फाइड हूं। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि एक डेथ वेरिएबल को ओवरकम करने के लिए आपको 2 स्टोर करेंसी दिए जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है किसी कार की ओर जहां कोई बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें उस लूना के बारे में और ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इनके बारे में बताया जाता है कि ये इलाडे फैमिली के हेड हैं जो कि ये सब अपनी बेटी सिल्विया से कह रहे थे। और वो बताता है कि लूना के पास भले ही टैलेंट क्यों ना हो पर उसने अपना वक्त गवा दिया है। फिर सिल्विया 10 साल पहले की बात सोचने लगती है कि उस समय एप्टीट्यूड का एग्जाम था, उसी समय मैं उससे पहली बार मिली थी। तो उनका टेस्ट लेने वाला कहता है कि इम्पॉसिबल, तुम दोनों के पास ही आर्क मेजेस बनने की क्षमता है। फिर वो हमें आर्क मेजेस के बारे में बताती है कि जो कोई भी आर्क मेज बन जाता है उनसे एम्परर तक डरने लगते हैं। और फिर बताती है कि रूल के हिसाब से सिर्फ 3 ही कोई आर्क मेज बन सकते हैं एक एरा में, और 2 पहले से ही हैं, एक मैजिक टावर की चेयरवुमन और दूसरा डेमरकन की सीट पर। मैं और लूना इस एक सीट के लिए कम्पीट कर रहे हैं। मैं बता सकती हूं कि मेरे फादर ने उस दिन उन इलादे फैमिली के लोगों को क्यों धमकाया था, सिर्फ मेरे लिए,
और आर्कमेज बनना मेरा सपना है। फिर वो लूना के कहे गए बातों को याद करके गुस्सा करने लगती है और सोचती है कि मैं बस अनलकी थी। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें उस लूना के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें तो उस प्रोफेसर के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो कोई सिंपल आदमी नहीं है। अपने टाइम पे वो जीनियस कहलाता था। तो सिल्विया सोचती है कि मैं पहले से जान चुकी हूँ, क्योंकि उसने मेरा ट्रैप देख लिया था। जब वो ब्लास्ट हुआ था तब मैंने लूना के माना को वैनिश कर दिया था और एक ट्रैप बिछा दिया था, ताकि जब वो वॉइड ब्लास्ट हो तब वो और भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे। पर प्रोफेसर ने मुझे पकड़ लिया। मैंने चेक भी किया था ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, पर प्रोफेसर ने मुझे पकड़ लिया और हमें कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, और मैं कुछ नहीं कर सकती थी बस एक्सेप्ट करने के अलावा। मैंने सोचा था कि वो कोई एरोगेंट नोबल है जिसकी टैलेंट अबव एवरेज है, पर वो तो किसी और तरह का इंसान है। और ये सोचते हुए डर से उसके हाथ कांपने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद हमें एमसी के मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां एमसी तैयार हो रहा था कहीं जाने के लिए। फिर वो कार में बैठ के सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने लूना को सपोर्ट किया, जिससे मुझे कुछ स्टोर करेंसी भी मिल गई। और सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरे से सवाल पूछेगी वो लूना होगी। सिल्विया को जरूर मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा उस मीटिंग के बाद, पर मुझे ये करना ही था। फिर वो सोचता है कि मुझे इवेंट्स अटेंड करना उतना पसंद नहीं, पर सिस्टम के टास्क की वजह से मुझे ये फ्लावर ऑफ द न्यू ईयर इवेंट को अटेंड करना पड़ रहा है, जिससे मुझे 0.5 करेंसी पॉइंट्स मिलेगी। मुझे कम से कम 5 स्टोर करेंसी जमा करना होगा सिस्टम के स्टोर को ओपन करने के लिए। इसीलिए मुझे वहां के सारे नेम्ड कैरेक्टर्स से मिलना होगा। तभी गाड़ी इवेंट के जगह पर पहुंच जाती है तो एमसी अंदर चला जाता है, तो वहां के सर्वेंट्स एमसी को ग्रीट करने लगते हैं। तो एमसी इवेंट के लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है कि यहाँ मुझे बहुत सारे नेम्ड कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली आइशेल्म, जिसको कि मैंने खुद बनाया था। मैंने यहाँ के सही किया। तभी उससे एक बंदा देख लेता और कहता है कि प्रोफेसर आप यहाँ कैसे। तभी ये सुनते हैं कि एमसी इवेंट में आया है, तो सारे बंदे लोग अपने एमसी की तरफ जाने लगते हैं कुछ ना कुछ पूछने के लिए। तभी एमसी किसी गणेशा नाम को सुनता है तो हैरान हो जाता है। तभी वो बूढ़ा जिसने कि एमसी को पहले देखा था कहता है कि क्यों ना आज आप हमारे फैमिली के साथ ही डिनर करें। तो एमसी उस तरफ देखने लगता है जहां से उसे आवाज आई थी। फिर वो उस तरफ जाने लगता है और सोचता है कि गणेशा इस स्टोरी की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट भी है। फिर एमसी वहां पहुंच जाता और सोचता है कि पर वो है कहाँ, मैंने तो उसका नाम यहीं से सुना था। तभी कोई एमसी को पीछे से देख रहा था और यही होती है गणेशा अर्ली स्टोरी की 5th सबसे ताकतवर इंसान। और एमसी उसे देख लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। तभी वहीं आइशेल्म एमसी से बात करने के लिए आता है तो एमसी उसे पहचान लेता है। तो वो बोलता है कि प्रोफेसर ने मुझे पहचान लिया, ये तो बहुत सम्मान की बात है। और कहता है कि आपका रिसर्च कैसा जा रहा है, मैंने कुछ रूमर्स सुने हैं। तो एमसी पूछता है कि कैसे रूमर्स। तो वो बोलता है कि यही कि आपकी रिसर्च में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ और लोग आपकी एबिलिटी पर शक कर रहे हैं। तो एमसी सोचता है ये बस मुझे टॉन्ट यानी ताना दे रहा है और बताता है कि ये पहले मेरा यानी विलन का क्लोज फ्रेंड हुआ करता था, पर अपनी हेड प्रोफेसर की पोजीशन को मेरे यानी विलन की वजह से लूज करने के बाद ये मुझसे जलने लगा और सोचता है कि वैसे भी इसकी बातें सच ही हैं। फिर वो गणेशा की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि गणेशा वहां पर नहीं थी। तो एमसी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने गणेशा को इस आइशेल्म की वजह से खो दिया। फिर वो आइशेल्म के पास जाता है और उसे बुलाता है। फिर उसे बहुत गंदी गंदी गाली देता है जिसे सुन के वो भी हैरान हो जाता है। फिर एमसी वहां से जाने लगता है तो आइशेल्म उसे बुलाता है कि क्या बोला तूने। तो एमसी उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है और सोचता है कि इसकी वजह से मेरा प्लान बर्बाद हो गया, मुझे जल्दी से गणेशा को ढूंढना होगा। तो एमसी के जाते ही लोग बोलने लगते हैं कि ये प्रोफेसर कहाँ चले गए। तो एमसी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि अगर मैं अपना पीछा आइशेल्म से छुड़ा भी लूं, पर यहाँ उस जैसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे चिपके रहना चाहते हैं, इसीलिए मुझे इवेंट्स को अटेंड करना पसंद नहीं। तभी उसे कोई बुलाता है, फिर उस तरफ हैरानी से देखता है और कहता है गणेशा। तो वो बोलती कि आखिरकार हम मिल ही गए क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तो फिर एमसी सोचता है कि सच कहूं तो मैं इसे ढूंढ नहीं रहा था, पर क्या विलन और ये पहले से ही मिल चुके हैं। फिर एमसी कहता है कि मैं बस खो गया था। तो वो कहती है क्या जोक मारा भाई, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ कहना था। फिर कहती है कि मैं यहाँ आई थी क्योंकि मैंने एडवांस और कैंसिलेशन फी पहले ही दे दिया है। तो एमसी सोचता है कि लगता है कि विलन का और इसका रिलेशनशिप कमीशंस पर था। फिर गणेशा कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं कोई टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं ला पाई, या कहे तो मैं उन्हें नहीं ला पाई, मैं उनसे अटैच हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे पाई। तो एमसी सोचता है कि मैं सोच रहा था कि ये किस चीज के बारे में बात कर रही है, पर अब पता चल रहा है कि ये विलन अपने आप को बचाने के लिए टैलेंटेड स्टूडेंट्स का यूज करता था। फिर वो कहती है कि मुझे तुमसे एक चीज पूछनी थी। तो एमसी कहता है कौन सी चीज। तो वो बोलती है कि कब तक तुम ऐसे ही जीते रहोगे। तो एमसी सोचता है कि कब तक मेरे आने से पहले ये विलन उन लोगों से मीठी बातें करता था जिनसे इसका कोई काम नहीं और अपने आसपास वालों को दुख पहुंचाता था, पर
फिर वो कहता है कि मैं अब डिफरेंट तरीके से जीना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा जवाब दोगे, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे क्योंकि मैंने एक मिशन बीच में ही छोड़ दिया। तो एमसी कहता है कोई बात नहीं। फिर सोचता है कि अगर ये विलन इसे मारने की कोशिश करता तो खुद ही मर जाता है क्योंकि इसके पास टॉप क्लास फाइटिंग एबिलिटी है। फिर वो बताता है कि मैं इस विलन को उतने अच्छे से तो नहीं जानता, पर मैं गणेशा को जरूर जानता हूं जो कि अपने एक बाल से भी किसी को मार सकती है। इसकी एबिलिटी है इनविंसिबल बॉडी एंड मास्टर इन ऑल मार्शल आर्ट्स, और ये फिजिकली पीक पर है। और जब मैंने इसकी बॉडी यानी विलन की बॉडी पोजेस की है तो विलन ने किसी असैसिन को इसके पीछे नहीं भेजा, वरना ये पहले ही मारी जा चुकी होती। फिर वो सोचता है कि अब जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया है तो मुझे जाना चाहिए। फिर कहता है कि मैं जा रहा हूं तो ज्यादा चिंता मत करना। तो वो कहती है कि तुम जा रहे हो, क्या ये सही है? क्या कोई मुझे मारने के लिए कोई नहीं आएगा? तो वो बोलता है कि ये ज्यादा हो जाएगा। तो वो चुप हो जाती है। फिर एमसी जाते हुए सोचता है कि लेडी सिल्वर के फैमिली से बचने के लिए मुझे एडवेंचर गिल्ड का यूज करना पड़ेगा, हालांकि इससे और भी ज्यादा डेथ थ्रेट्स आएंगे। तभी सिस्टम का मैसेज आता है एक और डेथ वेरिएबल को ओवरकम करने के लिए आपको 1 स्टोर करेंसी रिवॉर्ड में दिए जाते हैं। तो एमसी सोचता है कि क्या ये बातचीत भी एक डेथ थ्रेट था, और सोचता है कि मुझे यहां ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। फिर एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रही थी कि और कितनी देर तुम यहां रुकोगी? तो लेडी सिल्वर कहती कि मैं यहां आना नहीं चाहती थी, पर तभी वो लड़की पूछती है कि उसके साथ तुम्हारा टाइम कैसा जा रहा है? तो लेडी सिल्वर कहती है क्या? तो वो कहती है कि मेरा मतलब प्रोफेसर से था, क्योंकि आजकल रूमर्स कुछ ज्यादा ही फैल रहे हैं। तो लेडी सिल्वर अपने और एमसी के बातचीत को याद करने लगती है और कहती कि ऑफ कोर्स अच्छा नहीं जा रहा है। तो वो कहती कि अगर तुम इतनी तेजी से बोलोगी तो वो सुन लेगा। फिर वो देखती कि एमसी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तो वो उसे बुलाती है। तो एमसी उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तो सब कहने लगते हैं कि प्रोफेसर आज पहले ही जा रहे हैं, वो भी बिना अपने फियांसे की तरफ देखे हुए, और बोलते हैं कि शायद वो रूमर सही थे। फिर हमें बताया जाता है कि जब प्रोफेसर यानी एमसी ने उस इवेंट को पहले ही छोड़ दिया तो लोग बात करने लगे कि ये लेडी सिल्वर और उनके बीच के रिलेशनशिप की वजह से हुआ, जो कि अच्छी नहीं जा रही। फिर सिस्टम का मैसेज आता है कि आपको 0.5 स्टोर करेंसी दिए जाते हैं इवेंट को अटेंड करने के लिए। फिर एक हफ्ते बाद एमसी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी ट्रेनिंग कर रहा था, या कहूं तो बॉडी बना रहा था, और कहता है कि मेरे डेली मैजिक ट्रेनिंग के वक्त मुझे स्टेमिना की कमी महसूस होती थी, इसीलिए मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया और अब ये एक रूटीन बन गया है। पर यह स्टार्ट तब से हुआ जब मैं बस मरने ही वाला था, क्योंकि मैंने फायर कंट्रोल करने वाली मैजिक सर्कल अपने हाथ पर बनाया था, क्योंकि जब से मैं गणेशा से मिला हूं तब से मैं और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूं, और अगर मेरी जगह कोई और होता तो वहीं मर जाता। पर मेरे पास आयरन बॉडी की एबिलिटी थी, इसलिए मैं जिंदा बच गया। इससे मुझे ताकत तो मिली, पर मुझे दर्द भी उतना ही हुआ, इसलिए मैंने अपने आप को ट्रेन करने का सोचा। फिर एमसी वर्कआउट करके कहता है कि चलो अब लेक्चर का समय हो गया है। फिर एमसी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी बोलता है कि ये क्या है असिस्टेंट? तो वो बोलता है कि ये मैजिक टावर से आया हुआ ऑर्डर है और इसके सेंडर मैजिक टावर के क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोफेसर कमेटी है। फिर एमसी कहीं जाते हुए लेटर के बारे में सोचता है कि उसमें लिखा था कि अगले 6 महीने में अपना मैजिक एडवांसमेंट रिसर्च बनाने के लिए, और सोचता है कि अगर ऑडिट हियरिंग है मतलब इसका यानी विलन का रिसर्च बहुत पहले ही रुक चुका है और ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, इसलिए मुझे जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। फिर वो अपने लेबोरेटरी पहुंच जाता है और जब अंदर देखता है तो देखता है कि लेबोरेटरी बहुत गंदी होती है। फिर एमसी सोचता है कि लगता है यहाँ पर बहुत दिन से कोई आया नहीं है, क्योंकि अगर विलन यहाँ आया होता तो इस रूम का ऐसा हालत नहीं होता। फिर किसी कचरे को देखते हुए सोचता है कि क्या इसके नीचे कुछ है, और सोचता है कि मैं नहीं जानता किसको ब्लेम करूं, पर इसको रोकना ही अच्छा था। फिर उस कचरे को अपने मैजिक से उठाते हुए सोचता है कि अच्छा है कि मैंने मैनिपुलेशन मैजिक सीख रखी है। तो वहां से एक बुक निकलती है, तो एमसी उसे खोल के देखने लगता है और कहता है कि लगता है कि सारी रिसर्च इस बुक में लिखी गई है ताकि कोई इसे चुरा ना ले, पर यह सब बेकार है। और उस बुक के नॉलेज को कॉम्प्रिहेंस करने लगता है तो वो गोल्डन ग्लो करने लगता है, और ये देख के एमसी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसकी रिसर्च तो सच में कमाल की थी, पर इसमें कुछ कमियां हैं, पर फिर भी ये बहुत अच्छी रिसर्च है। फिर वो बुक के ऊपर एक लॉकेट को देखता है जिसमें लूना की फोटो होती है, तो एमसी सोचता है कि तो इसीलिए लूना मुझसे दुश्मनी रखती है, क्योंकि उसके फादर मेरे यहाँ एक रिसर्चर के रूप में काम करते थे, पर मैंने उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया बल्कि उनकी रिसर्च ही चुरा ली। फिर वो कहता है कि चिंता मत करो, अगर मैं ये रिसर्च कंप्लीट कर लेता हूं तो मैं तुम्हारा नाम इसमें जरूर ऐड करूंगा एज को ऑथर, और कहता है कि हाँ मुझे भी कुछ तारीफ चाहिए, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं लिखूंगा, अपना भी लिखूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी के कैंपस की ओर, जहां कोई बोल रहा था कि हम कॉमनर्स को एक साथ होना ही होगा, और ये होती है लूना की दोस्त जो कहती है कि हम सिर्फ 30 कॉमनर्स ही हैं पूरे क्लास में, और अगर हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो एक दिन हम बहुत ही सफरिंग झेलेंगे। क्यों, सही कहा ना लूना? तो वो सोचती है कि
पर मैं तो कभी नोबल हुआ करती थी, पर छोड़ो इसे, अब ना मेरे पास घर और ना ही कोई प्रॉपर्टी है। फिर उसकी दोस्त कहती है कि ठीक है लूना, अब से तुम भी हमारे साथ रहोगी और कॉमनर्स की रिप्रेजेंटेटिव बनोगी। तो लूना अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। तो फिर एक बंदा कहता है कि ठीक है, पर हमें एक क्लब बनाने के लिए किसी प्रोफेसर की मंजूरी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोफेसर हमें ऐसे इकट्ठा होते हुए देखना चाहेगा। तो लूना की दोस्त सोचती है कि ये भी एक दिक्कत है। फिर वो एक एक करके प्रोफेसर के नाम लेने लगते हैं, पर सारे प्रोफेसर नोबल्स के साइड थे। फिर एक बंदा अपने हेड प्रोफेसर का नाम लेता है, तो लूना की दोस्त कहती है इसमें लूना हमारा साथ देगी। पर लूना तो आइसक्रीम के पीछे पागल थी। तो वो लूना की फ्रेंड बोलती है कि लूना तुम क्यों नहीं प्रोफेसर से जाके बात करती हो। तो लूना परेशान और हैरान दोनों हो जाती है। तो एक बंदा बोलता है कि हाँ, हेड प्रोफेसर सबको एक ही नजरिए से देखते हैं। तो लूना की दोस्त कहती है कि हाँ, वैसे भी तुम उनके वजह से ही पनिशमेंट से बची थी। तो लूना मना करने लगती है और सोचती है कि मैं उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, और वहां से भागते हुए कहती है कि मैं नहीं कर सकती, और अगर मैं करती भी हूं तो इसका उल्टा असर होगा। तो उसकी दोस्त उसके पीछे आते हुए कहती है कि दोबारा सोच लो इसके बारे में, और उसे पकड़ लेती है और आगे देखते हुए हैरान हो जाती है। फिर लूना आगे देखती है कि कौन है, तो एमसी कहता है कि हटो यहां से, और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तो उसकी दोस्त कैंपस के अंदर जाते हुए कहती है गुड लक। तो लूना सोचती है कि तू डरपोक वहां कब गई। फिर एमसी आगे जाने लगता है, तो पीछे से लूना पेपर दिखाते हुए कहती है कि मैं एक क्लब बनाना चाहती हूं, और इसके लिए मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए, और कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मैं बस क्लब को लेकर चिंतित हूं, और सोचती है कि मैं इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, पर वो अभी यहीं पर है, लूना की दोस्त, और सोचती है कि ये तो पक्का था कि बाकी प्रोफेसर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, और हर टाइम परेशान होने से अच्छा है कि एक बार ट्राई ही कर लूं। तो एमसी वो पेपर ले लेता है और साइन करते हुए कहता है कि बाद में मेरे ऑफिस में इसके डिटेल्स भेज देना, और उसे दे देता है। और लूना उसे लेके देख के सोचती है कि सच में उसने साइन कर दिया, और वो मान भी गए। तभी पीछे से उसकी दोस्त आते हुए कहती है कि तुमने कर दिखाया, तुमने साइन ले ही लिया। तो लूना सोचती है कि पर क्यों, ये मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम की ओर, जहां एमसी लेक्चर दे रहा था और कह रहा था कि आज की क्लास प्योर एलिमेंट्स के बारे में है, और बहुत यही एलिमेंट्स मैजिक के बेस होते हैं, पर बहुत लोग कैटेगोरिकल मैजिक और एलिमेंट मैजिक के बीच डिफरेंस नहीं कर पाते। और इधर लूना सोच रही थी कि ये गिल्ट है या सिंपैथी, और सोचती है कि इसने मेरे फादर को मारा, और जब ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो मुझे ये फेक लग रहा है, और अगर सच में इसे लग रहा है कि ये गलत है तो इसे अपना असली रूप सबको दिखा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, और गुस्सा करने लगती है। तभी उसकी दोस्त पूछती है कि लूना क्या तुम ठीक हो। तो लूना कहती है कि क्या। तो वो कहती है कि लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, और कहती है कि तुम्हें उन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग बस मुंह चलाना जानते हैं। तो लूना बोलती है कि ये किसके बारे में बात कर रही है, और उधर देखने लगती है और देखती है कि कुछ लड़कियां उसे ही घूर रही थी, और सोचती है कि लग रहा है मैंने नोबल्स को अपना दुश्मन बना लिया है। फिर वो अपने दोस्त से कहती है कि कोई नहीं, ये लोग हमेशा से ऐसे ही थे, लेक्चर पर ध्यान दो। और इधर एमसी पढ़ा रहा होता है कि आप लोगों ने अभी तक जितने भी मैजिक सर्कल्स ड्रॉ किए उन सब में हर एक स्ट्रोक में कोई ना कोई रीजनिंग थी। और लूना सोच रही थी पर मैंने सुना है कि इन प्रोफेसर के लेक्चर्स अलग होते हैं। और एमसी पढ़ा रहा था कि आज हम फ्लोइंग फायर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमें बताया जाता है कि लूना के थॉट्स गलत नहीं थे, क्योंकि प्रोफेसर इतने क्रिएटिव और अलग तरीके से पढ़ा रहे थे कि सारे स्टूडेंट्स हैरान हो गए थे, यहां तक कि सिल्विया भी, जिसने कि मैजिक सीखने में अपना इंटरेस्ट खो दिया था अपने जीनियस टैलेंट की वजह से। फिर एमसी कहता है कि तुम सब जानते हो कि ये वाटर को समन करने का सर्कल है, और जब तुम इसे फायर मैजिक सर्कल के साथ कंबाइन कर देते हो तो ये, और देख के सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, यहां तक सिल्विया और लूना भी, और कहते हैं कि ये तो सच में फायर फ्लो है। और सिल्विया सोचती है कि मुझे लगा था कि इसके लेक्चर ज्यादा थ्योरी पर बेस्ड होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो जीनियस मेजर्स कहलाते हैं वो अपने लॉजिक से मैजिक को कास्ट करते हैं, और थ्योरी एक सांचे की तरह है, और हर कोई एक ही सांचे में मैजिक को ढालेगा तो सबका मैजिक सेम ही होगा। इसलिए ज्यादातर लोग मैजिक को सीखने पर ध्यान देते हैं, ना कि थ्योरी पर, और ऊपर से थ्योरी के हिसाब से मैजिक सीखने में बहुत दिक्कत होता है। और वो कहती है कि अगर आपको एलीट मैजिशियन बनना है तो आपके पास बहुत अच्छी इंट्यूशन यानी लॉजिक होना चाहिए, और किसी जीनियस को भी थ्योरी को प्रैक्टिकली सिखाना बहुत मुश्किल होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है लेक्चर के बाद डॉम की तरफ, जहां लूना कहती है कि मैंने लेक्चर पे कभी भी इतना फोकस नहीं किया था। फिर वो गेट की तरफ देख के सोचती है कि ये लोग कब तक ऐसा करते रहेंगे, और गेट पर उसके बारे में लिखा रहता है। फिर वो कहती है कि सिल्विया से एक्सीडेंट होने के बाद से ये और भी ज्यादा हो गया है। फिर देखती है कि गेट के नीचे कुछ रखा हुआ है, और वो एक स्पॉन्सरशिप लेटर था। फिर वो लेटर को लेते हुए कहती है कि मुझे किसने स्पॉन्सरशिप दिया होगा, जबकि मैं हेड प्रोफेसर और इलाडे फैमिली दोनों से दुश्मनी रखती हूँ। फिर वो कहती है कि पर ये अच्छा है, मैं इसके बारे में रिपोर्ट करूंगी कि मुझे किसी ने फंसाया है और रिवॉर्ड ले लूंगी।
फिर सीन शिफ्ट होता है मैजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की ओर, जहां से लूना निकलते हुए सोचती है कि ये सच में एक स्पॉन्सरशिप है। फिर वो कुछ देर पहले का सीन याद करती है जहां एक लेडी कहती है कि ये सच में एक स्पॉन्सरशिप है, तो लूना कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर अभी ये सोच के कि ये सच में रियल है वो खुश होने लगती है, फिर भी खुद को चींटी काट के और गाल खींच के चेक कर रही थी कि ये कोई सपना तो नहीं। फिर वो घबराने लगती है और कहती है कि क्या होगा अगर लोगों को पता चला कि मेरे पास 100,000 एलने हैं और यहाँ 100,000 इक्वल्स 100 मिलियन वॉन, तो मुझे जल्दी से एक इमरजेंसी सूटकेस पैक कर लेना चाहिए अगर कुछ गलत होता है। और कहती है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। उस स्टाफ का लुक थोड़ा स्ट्रेंज था, शायद से वो मेरे पैसों के पीछे होगी। और कहती है कि मुझे थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था, और ये कहते हुए जोर से चिल्लाती है जिससे उसके सर पर ही चोट लग जाता है। और वो कहती है कि मैं जगी नहीं, मतलब ये सपना नहीं है, और रोते हुए कहती है कि चलो किसी ने तो मेरा टैलेंट देखा। फिर हमें लेडी सिल्वर के मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी की बहन पूछ रही थी कि क्या तुम सच बोल रहे हो, तो एक सर्वेंट कहता है कि हाँ, अभी अभी वो ऑक्शन के लिए गए हैं और अभी तक तो वो पहुंच भी गए होंगे। तो कहती है कि पिछले साल उसने 10 मिलियन एलने ऐसे ही उड़ा दिए थे, इस बार वो क्या करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑक्शन की जगह पर, जहां एमसी अंदर जाते हुए सोच रहा था कि फाइनली अब मुझे वो चीज मिल ही जाएगी जिसको मैं खोज रहा था। फिर वो कहता है कि पहली बार जब मैंने अपनी टेलीकिनेसिस मैजिक का यूज किया था तब मुझे समझ आ गया था कि मुझे कुछ मेटल्स की जरूरत पड़ेगी अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए, और मेरे पास एक चीज पहले से ही है, वुड स्टील, पर वो टेम्पररी है। फिर एमसी सोचता है कि जो मुझे चाहिए वो आज ऑक्शन में प्रेजेंट होगा, और वेटिंग रूम में आ जाता है और देखता है कि वहां पहले से ही कोई बैठी हुई थी, और ये लेडी सिल्वर होती है। और लेडी सिल्वर को देख के एमसी सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहां लेडी सिल्वर से मिलूंगा। फिर लेडी सिल्वर उठती है और पीछे देख के एमसी के पास आ जाती है और कहती है कि मैं आशा करती हूं कि तुम ठीक होगे, और कहती है कि मैंने सुना कि तुमने 2 स्टूडेंट्स को डिसिप्लिनरी कमिटी में भेजा था। तो एमसी कहता है कि ये पुरानी न्यूज़ है और क्या तुम यहाँ ये बोलने आई थी। तो लेडी सिल्वर कहती है कि वो न्यू स्टूडेंट्स थे तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, और कहती है कि तुम्हें कर्मा का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, इसलिए तुम वही गलती मत दोहराओ, और ये मेरी आखिरी एडवाइस थी तुम्हारे लिए। तो एमसी बताता है कि ये लेडी सिल्वर के आखिरी शब्द थे मेरे लिए, और वो विलन से यानी मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है, और सोचता है कि ये अच्छा है क्योंकि मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ, और चाहे ये कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहूँगा जिसके साथ मैंने कभी टाइम स्पेंड नहीं किया। और सोचता है कि और वैसे भी इसके आसपास बहुत से डेथ थ्रेट्स इसको मिला के, और मैंने कुछ भी किया तो मैं अपने शादी के दिन ही मारा जा सकता हूँ। फिर लेडी सिल्वर वहाँ से चली जाती है। तो एमसी सोचता है कि पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी इंसान है जो ऑक्शन को अटेंड करने इंटरेस्टेड हो, तो ये यहाँ क्यों आई है। फिर एमसी से रहा नहीं जाता और वो पूछ ही लेता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वो चौंकते हुए पीछे मुड़ती है और बोलती है क्या, और चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, मतलब मुझे कुछ चाहिए था इसीलिए मैं यहाँ आई थी, ना कि तुम्हारे लिए आई थी। तो एमसी कहता है कि शांत हो जाओ, एक बार कहना ही काफ़ी था मेरे लिए। तो लेडी सिल्वर अपना मुंह फुला लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो एमसी सोचता है कि ये कितनी क्यूट है, मैंने पहली बार इसे ऐसा करते देखा है। फिर सोचता है कि ये कैसा इमोशन है जो मैं अभी फील कर रहा हूँ, मुझे उससे जितना हो सके उतना दूर रहना होगा। और सोचता है कि लगता विलन के इमोशंस की वजह से मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ, अब मुझे अपने पर्सनैलिटी को बचाना होगा इस विलन की इमोशन से, नहीं तो मैं भी करप्ट हो सकता हूँ। फिर एक अनाउंसमेंट होता है कि ऑक्शन जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधे ऑक्शन की ओर, जहां ऑक्शनर कहता है कि ये रही आज की हमारी पहली आइटम, एक पॉट जो कि ईस्ट से आई है। तो जैसे ही उसके ऊपर का पर्दा हटता है तो उसमें से बहुत ही ज्यादा गोल्डन लाइट निकलने लगती है, जो कि सिर्फ एमसी को दिखाई दे रहा था। और एमसी ये देख के हैरान हो जाता है और सोचता है ये लाइट तो सेम उस बुक की तरह ही है, और ऊपर से ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। फिर सब बोली लगाने लगते हैं और अपना एमसी भी बोली लगाता है। और आपको पहले ही बता देता हूं कि एमसी का नंबर 777 है, तो जब भी कोई 777 वाला बोली लगाए तो समझ लेना कि अपना एमसी ही बोली लगा रहा है, और ले लेता है और सोचता है कि इसका यानी पॉट का लाइट कम नहीं हुआ, मतलब इसकी कीमत इससे भी ज्यादा है। और सोचता है कि मेरे पास इतना बैलेंस तो है जिससे कि मैं बाकी चीजों पर इन्वेस्ट कर सकूं। फिर अगला आइटम आता है, वो भी नंबर 777 ले लेता है। फिर ऐसे ही बाकी के भी आइटम आते रहते हैं, पर नंबर 777 उन सबको ले लेता है। तो बाकी बंदे हैरान होने लगते हैं कि कौन है इतना अमीर, क्या ये प्रोफेसर नहीं है। और लेडी सिल्वर भी सोचती है कि कैसा घटिया इंसान है जो कि ऐसे जगह पर भी अटेंशन के लिए तरस रहा है। फिर वो सोचती है कि वो मुझसे बहुत अलग है, और मुझे नहीं लगा था कि वो बस कुछ देर के अटेंशन के लिए इतना पैसा खर्च कर देगा। और सोचती है कि छोड़ो उसे, मैं तो बस यहाँ विंटर्स फायर लेने के लिए आई थी। फिर ऑप्शनर कहता है कि ये आज का हमारा आखिरी आइटम है, विंटर्स फायर। तो दोनों कोई
लेडी सिल्वर और एमसी हैरान हो जाते हैं उसे देख के। फिर उस फायर के बारे में बताया जाता है कि ये एक बहुत ही रेयर मेटल है और ज़्यादातर स्वॉर्ड को फॉर्ज यानी बनाने के काम आता है। फिर दोनों कोई एमसी और लेडी सिल्वर ठान लेते हैं कि वो इसे लेकर ही रहेंगे। फिर बोली स्टार्ट हो जाती है और सब बोली लगाने लगते हैं। लेडी सिल्वर भी बोली लगाती है 30 मिलियन का, तो फिर कोई बोली नहीं लगाता। तो वो फायरस्टोन लेडी सिल्वर को मिलने जा रहा था तो वो खुश हो जाती है। तभी अपना एमसी बोली लगा देता है 31 मिलियन का, और ये सुन के लेडी सिल्वर हैरान हो जाती है और एमसी को देखने लगती है और सोचती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, अब मैं और इसे इग्नोर नहीं कर सकती। फिर 32 मिलियन का बोली लगाती है तो एमसी 33 मिलियन का, और ऐसे ही उनके बीच बैटल होते रहता है। तो लोग बात करने लगते हैं कि प्रोफेसर वो स्टोन क्यों खरीदना चाहते हैं, शायद अपनी फियोंसे को गिफ्ट करने के लिए। सच में प्रोफेसर अपनी फियोंसे से बहुत प्यार करते हैं और एमसी की तरफ देखने लगता है। तो फिर एमसी सोचता है कि क्या मैं उसके साथ कंपीट कर रहा हूं? लगता है कि ये स्टोन उसके लिए कीमती है और अगर मैं इसे ले लेता हूं तो वो मेरे से और दुश्मनी रखेगी, पर मुझे भी इसकी ज़रूरत है और ऊपर से ये 3 साल में एक ही बार आता है। भले ही मैं घाटे में क्यों ना चले जाऊं, पर मैं लेकर ही रहूंगा। फिर लास्ट में एक बोली लगती है 42 मिलियन की और वो स्टोन एमसी को मिल जाता है। फिर लोग बात करने लगते हैं कि आज का ऑक्शन काफ़ी कंपेटिटिव था, पर प्रोफेसर ने ले ही लिया। और कोई कहता है कि मुझे मानना पड़ेगा कि लेडी सिल्वर को काफ़ी अच्छा फियोंसे मिला है। फिर ये सुन के लेडी सिल्वर कहती है कि वो जिस चीज के लिए आया था वो पूरा हो गया, और सोचती है कि एक बार और पिछली साल की तरह मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी। फिर हमें पिछले साल का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो ये सब रख लो, और अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हें और दे सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। फिर लेडी सिल्वर सोचती है कि जिस दिन मेरा एंगेजमेंट हुआ वो दिन मेरे लाइफ का सबसे घटिया दिन था, और उसे देखने से लग रहा था कि वो बोलना चाहता हो कि देखो मैं कितना महान हूं, और उन नोबल्स के सामने मुझे नीचा दिखा रहा हो। और वो जानता था कि मैं क्या चाहती हूं, इसीलिए मैं कमरे के बाहर आ गई और अपने ही हाथों अपने एंगेजमेंट को बर्बाद कर दिया। पर वो एंड नहीं था। लोग कहने लगे कि मैंने उससे भीख मांगी ताकि वो मुझसे शादी कर ले, और ये ऑब्वियस था कि ये रूमर्स किसने फैलाए थे। और सोचती है कि उसे क्या लगता है, मैं ये रूमर्स सुन के उसके पास वापस आ जाऊंगी। वो एक ऐसा आदमी है जिसे मैं चाहकर भी प्यार नहीं कर सकती। और चेयर से उठते हुए सोचती है कि इस बार भी वो तभी देखती है कि एमसी उसके पीछे ही खड़ा था। फिर एमसी कहता है कि क्या तुम्हें भी वो स्टोन चाहिए था? तो वो सोचती है कि ये कितनी देर से मुझे इंसल्ट करना चाहता था, और कुछ बोलने ही वाली होती है, पर तभी एमसी कहता है कि मुझे माफ करना। तो वो हैरान हो जाती है। फिर एमसी वहां से चला जाता है। फिर लेडी सिल्वर भी बाहर चली जाती है और जाते हुए सोचती है कि वो किस लिए माफी मांग रहा था, वो स्टोन जीतने के लिए। पर मैं जिस प्रोफेसर को जानती हूं वो कभी भी माफी नहीं मांगेगा। तभी उसे कोई आवाज लगाता है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये फ्रेडियन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है और ये लेडी सिल्वर की बड़ी बहन भी है। फिर सीन शिफ्ट होता है एमसी के मैंशन की ओर, जहां एमसी पहुंच जाता है और सोचता है जूली, हाँ लेडी सिल्वर को अब से हम यही बोलेंगे। वो ये स्टोन रखना चाहती थी पर मैंने उससे ले लिया, पक्का वो गुस्सा होगी। फिर भी कोई डेथ थ्रेट नहीं आया। फिर वो मैंशन के अंदर चला जाता है और सोचता है कि इस विलन ने उसे कितना परेशान किया होगा कि उसने इसे मार दिया। और उसके अंदर आते ही सारे सर्वेंट्स उसे ग्रीट करते हैं, तो वो उनके तरफ देखता है और कहता है कि क्या कुछ हुआ है? तो वो कहते हैं कि मिस यूरी, ये एमसी के छोटी बहन का नाम है, वो घर पर है। फिर वो अपने कमरे में जाने लगता है तो यूरी कहती है कि वो माइंस को दिए जाने वाले पैसे थे, तुमने उसे क्यों निकाला? तो एमसी सोचता है कि लगता है मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसी चीजें भी लाया हूं जिससे हमें प्रॉफिट होगा। तो वो एमसी पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम मुझे एक कचरे की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो एमसी सोचता है कि ये अच्छा नहीं है। फिर वो रोते हुए बोलती है कि क्या मैं सिर्फ तुम्हारे फैलाए हुए कचरे को साफ करने के लिए ही बनी हूं? वैसे भी हम अभी फाइनेंशियली बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और तुमने जाके सारे पैसे ऐसे ही उड़ा दिए। तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो जो कि बस सट्टेबाजी करना जानता है? और ये कहते हुए जोर से चिल्लाती है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डिमोनिक या कहूं तो रेड माना निकलने लगता है। तो एमसी उसे देखता है और सोचता है कि पर अभी भी इसके अंदर से कुछ थोड़ी बहुत गोल्डन ऑरा निकल रहा है। इसका मतलब साफ है, अगर मैं इसे निकाल जाता हूं तो मैं पैसा ही लाऊंगा, और अगर नहीं निकाल पाता तो मैं मर जाऊंगा। और फिर कहता है कि यूरी तुम चिंता मत करो। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी चिंता कर रही हूं? मुझे तुम्हारा फैलाया हुआ कचरा साफ करना पड़ता है। इसकी वजह से मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से भी ड्रॉप ले लिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो एमसी बोलता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी। तो वो बोलती है कि हमारे पेरेंट्स के पास होने के बाद तुमने बस पैसे ही उड़ाए हैं
और तुमने अब एक ही दिन में 150 मिलियन एलन उड़ा लिए। और पीछे मुड़ के जाने लगती है। तभी एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें फैमिली हेड की पोजीशन दे दूंगा। तो वो हैरान हो जाती है और पीछे मुड़ के पूछती है कि तुमने अभी क्या कहा। तो एमसी बोलता है कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें फैमिली हेड की पोजीशन दे दूंगा। तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि बकवास बंद करो। तो एमसी कहता है कि नोबल्स ऐसे बात नहीं करते। तो वो कहती है कि झूठ मत बोलो। तो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। फिर कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं कसम खा सकता हूं। तो वो कहती है मेज की तरह, जो अगर अपना कसम तोड़ते हो तो मर जाते हैं। तो एमसी कहता है कि हां, वैसे ही। तो वो कहती है कि तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुमने कहीं पर अपना सर ठोका है क्या? तो एमसी कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना तो मत करो। तो वो कहती है कि अगर तुम अपनी बात से मुकरे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो जाने लगती है। तो एमसी कहता है कि तुम अभी जा रही हो? तो वो कहती है कि किसी ने यहां पर 150 मिलियन ऐसे ही खर्च कर दिए हैं, तो मुझे इसके बारे में तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। फिर वो चली जाती है। तो सिस्टम का मैसेज आता है कि आपको 2 स्टोर करेंसी दिए जाते हैं। फिर एमसी आह भरते हुए सोचता है कि एक तूफान चला गया, पर अच्छा है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। फिर वो सोचता है कि उसको फैमिली हेड की पोजीशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, और सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही चीजों को ओवरकम करता रहूंगा तो मैं मरने से बच सकता हूं। तभी खिड़की से गणेशा आ जाती है और कहती है, तो उस टाइम तुम सच बोल रहे थे। तो एमसी बोलता है कि तुम यहां क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि मैं बस यहां से गुजर रही थी, तभी मैंने एक शॉकिंग चीज देख ली। तो एमसी कहता है कि इसमें कोई शॉक होने वाली बात नहीं है, वो मेरे से ज्यादा फैमिली हेड की पोजीशन डिजर्व करती है। तो वो कहती है कि पर फिर भी तुम्हारी बहन के अंदर एक बूंद भी इस फैमिली का खून नहीं है। तो एमसी बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि पर गेम में यही सेट था कि यूरी विलन की हाफ सिस्टर है, पर मैंने इसके बारे में कुछ सुना नहीं था। तो वो कहती है कि तुम इसके बारे में श्योर तो हो ना, क्योंकि हमने पहले ही इसके बारे में बात किया था। तो एमसी सोचता है कि तो इनका ऐसा रिलेशन है। फिर कहता है कि फिर भी यूरी है। तो वो कहती है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर रहे हो, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ये बोलोगे। तो एमसी सोचता है कि मैं किसी के सामने भी यही कहता। तो जाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं ये सीक्रेट रखूंगी। और कहती है कि एक और चीज, जो 6 हेड है उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो एमसी उनके बारे में बताता है कि जो 6 हेड है वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से है और उनके ऊपर कई मिलियंस का बाउंटी है। तो वो कहती है कि वो लोग ऑक्शन के आइटम के पीछे हैं। हालांकि ऑक्शन के लोग आइटम्स को सेफली पहुंचा देंगे, पर फिर भी तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और फिर वहां से चली जाती है और बस खिड़की पर एक रुमाल रह जाता है। फिर एमसी सोचता है कि ये मुझे जानने की जरूरत नहीं थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं विलन नहीं हूं। पर यूरी शुरू से ही विलन की बहन थी और हमेशा रहेगी, इसीलिए उससे सच छुपाना ही ठीक रहेगा। फिर हमें कहीं का सीन दिखाया जाता है जहां कोई बोल रहा था कि प्रोफेसर पहले से बदल गया है। ऐसा लग रहा कि उनकी भेष में कोई और छुपा हुआ है, और ये गणेशा होती है और कहती है कि वो पहले से अच्छी बातें बोलने लगा है। तो कोई बोलता है कि आप सीधा बोल क्यों नहीं देती कि आप उनको पसंद करती हो। फिर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तो फिर एक लड़की जिसका नाम रेली होता है कहती है कि तुम्हारा मतलब कि प्रोफेसर के पास भी इमोशंस हैं। तो गणेशा कहती है कि वैसे भी अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब वो और स्लेव्स को नहीं चाहता। फिर वो अपने टीम से कहती है कि तो अब हमें जाना चाहिए, और हाँ, ये सीक्रेट रहना चाहिए। फिर वो लोग एक सर्कल क्रिएट करते हैं और उड़ते हुए कहीं चले जाते हैं। फिर अगले दिन यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां एमसी सिस्टम के स्टोर को देख रहा था और उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेवल 1 सिस्टम स्टोर, और बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। फिर एमसी बताता है कि अब मैं सिस्टम स्टोर को तो यूज कर सकता हूं, पर अभी मेरे पास इतना करेंसी नहीं है कि कुछ खरीद सकूं। फिर सिस्टम के बारे में बताया जाता है, और ज्यादातर चीजें तो हमें पता ही है, पर 1-2 चीजें और जान लो कि सिस्टम के मदद से एमसी किसी भी नेम्ड कैरेक्टर के पावर को घटा बढ़ा सकता है, और सिस्टम को कुछ ही बार यूज किया जा सकता है, क्योंकि सिस्टम का भी लेवल है। जितना ज्यादा सिस्टम को यूज करोगे उतना ही सिस्टम का लेवल बढ़ेगा। फिर एमसी कहता है कि इसीलिए मैं अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट नहीं कर सकता, और कहता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग तो कर ही रहा हूं, पर अभी मैं कॉम्बैट स्ट्रेंथ में कुछ खास नहीं हूं। फिर वो सोचता है कि ताकतवर होने के लिए अभी सबसे ज्यादा मुझे माना क्वालिटी की जरूरत है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द 4 स्टोर करेंसी जमा करना होगा। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स एमसी को देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये किलर जानबूझकर सिर्फ मेजेस को ही टारगेट कर रहा है।
तो फिर एमसी सोचता है कि ये किलर सबसे बड़ा खतरा है गेम के पहले तीसरे चरण में। फिर वो सोचता है कि अगर मैं कोई आम मेज होता तो मुझे इससे खतरा होता, पर अभी मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। लगता है कि कुछ स्टोर करेंसी कमाने का मौका आ गया है। फिर वो चेयर से उठते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं, तो तुम भी चले जाओ। तो वो असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है प्रोफेसर। फिर एमसी कुछ सोच के कहता है कि एलन, क्या तुम्हें किसी प्रोफेसर का असिस्टेंट बनना है? तो वो हैरान हो जाता है और चिल्ला देता है। फिर वो घबराते हुए कहता है कि सच में आप मुझे एक असिस्टेंट बनाना चाहते हैं? पर आप तो कहते थे कि मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है। तो एमसी कहता है कि पर अब तो मैं कह रहा हूं ना, और सोचता है कि मैं इसलिए इसे असिस्टेंट बना रहा हूं क्योंकि मुझे एक असिस्टेंट पिक करने को कहा गया था। तभी वो कुछ बोलने जाता है तो एमसी उसे एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि बस हो गया तुम्हारा सवाल जवाब, इसे लो, ये यूक्लेन फैमिली की ब्रेसलेट है। तो वो असिस्टेंट एमसी को थैंक यू करता है। फिर एमसी सोचता है कि वैसे भी ये काफी अच्छा काम करता है, तो इसे असिस्टेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जो विलन के साथ काम करता था वो बाद में भाग ही जाता था, और एलन काफी अच्छा असिस्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि वो भी भाग जाए। फिर वो कुछ पैसे निकाल के उसको देता है और कहता है कि ये लो और इससे डिनर कर लेना। तो वो हैरान हो जाता है और एमसी से कहता है कि प्रोफेसर, ये ज्यादा हो रहा है, पर एमसी उसकी नहीं सुनता और चला जाता है। तो असिस्टेंट उसे बस देखते रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्टाफ लाइब्रेरी के ओर, जहां एमसी जाते हुए कहता है कि मैं यहां लूना के पेपर की वजह से आया हूं, जिसे मैंने लैबोरेटरी में खोजा था, और अगर मैनिपुलेशन के रिलेटेड कुछ किताबें भी मिली तो मजा आ जाएगा। तभी उसे कोई दिखता है तो एमसी उससे पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो सिल्विया? तो वो कुछ कह नहीं पाती। फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहां सिल्विया कहीं पर खड़ी थी और कोई स्टाफ किसी प्रोफेसर से बात कर रही थी और कह रही थी कि सिल्विया स्टाफ्स के लाइब्रेरी में जाना चाहती है। तो वो स्टडी प्रोफेसर कहता है कि ठीक है, इसको यूज करने दो। तो वो स्टाफ सिल्विया से कहती है कि ठीक है, तुम जा सकती हो, तुम्हें परमिशन मिल गया है। तो फिर वो चली जाती है और फिर उसके बारे में बताया जाता है कि सिल्विया की हॉबी लिटरेचर और लैंग्वेजेस को पढ़ना है। तो वो इसीलिए स्टाफ्स के लाइब्रेरी में आई थी और उसको एक नॉवेल मिल भी गया जो कि फेरीज के लैंग्वेज में था। पर तभी प्रोफेसर वहां पहुंच गए और उसने नहीं सोचा था कि वो प्रोफेसर से मिल जाएगी। फिर एमसी कहता है कि तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम्हें फिर से डिसिप्लिनरी कमिटी में जाना है? तो सिल्विया सोचती है कि ये यहां क्या कर रहे हैं, मैंने तो सुना था कि ये यहां कभी नहीं आते। फिर कहती है कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आई थी और मैंने पहले ही प्रोफेसर रेलिन से परमिशन ले ली है। तो एमसी कहता है कि तो प्रोफेसर भी स्कूल के रूल्स तोड़ रहे हैं और लाइब्रेरियन भी इसमें उनका साथ दे रही हैं। लगता है उनको भी डिसिप्लिनरी कमिटी जानी है। तभी एमसी उसके हाथ से वो बुक ले लेता है और कहता है कि तो तुमने इस रोमांस की बुक के लिए रूल्स तोड़ा जो कि फेरीज के लैंग्वेज में है। तो वो हैरान होते हुए कहती है कि क्या आप फेरीज के लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं? तो एमसी उसे बुक वापस कर देता है और कहता है कि अगली बार से किसी और को भेजना बुक लेने के लिए, वरना मैं अगली बार से माफ नहीं करूंगा, और फिर वहां से चला जाता है। तो वो गुस्सा करते हुए सोचती है कि उसने मुझे नीचा दिखाया। फिर सोचती है कि क्या प्रोफेसर भी फेरीज की लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। फिर हमें किसी जंगल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहां अपना एमसी भी होता है और पीछे वही दोनों प्रोफेसर बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग काफी अच्छा जा रहा है और ये माउंटेन के डार्कनेस से डर भी नहीं रहे, पर हमें रात तक इनका ट्रेनिंग रुकवाना होगा। फिर हमें डार्कनेस ऑफ माउंटेन के बारे में बताया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर है, पर ये मैजिक टावर के अंदर ही आता है और इसमें खतरा भी बहुत होता है, पर इसके साथ साथ इसमें बहुत अच्छे ट्रेजर्स भी मिलते हैं। इसलिए मैजिक टावर इस माउंटेन के आसपास मैजिक बैरियर बना के रखती है। फिर वही स्टडी प्रोफेसर अपने एमसी से कहता है कि प्रोफेसर, इस वीक के लिए अभी तक कोई भी प्रोफेसर ड्यूटी के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो आप बताइए कि किसकी ड्यूटी लगनी चाहिए। तो एमसी कहता है कि मैं करूंगा। इतना सुनते ही वो एमसी की तारीफ करने लगता है और इधर एमसी सोचता है कि मुझे सिस्टम से क्वेस्ट मिला है, इसलिए मैंने ये ड्यूटी ली है, और सोचता है कि पर फिर भी मुझे इस माउंटेन से कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है। फिर सारे बच्चे चले जाते हैं। फिर 9 घंटे बाद एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सारी आइसक्रीम्स रखी हुई थी और कोई कह रहा था कि ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये कितने स्वादिष्ट दिख रहे हैं, और ये लूना होती है। तो कोई पूछता है कि सच में तुम इन सबको खरीदने वाली हो? तो लूना सोचती है क्यों नहीं, मेरे पास अब 100 एलने हैं। फिर वो लोग अपने क्लब के बारे में बात करने लगते हैं। तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है, तो वो लोग बाहर जाके देखने लगते हैं। फिर उनको पता चल जाता है कि आवाज कहां से आ रही थी, तो वो उस तरफ भागने लगते हैं और लूना सबसे आगे होती है। तभी उसके दोस्त को कुछ समझ आता है तो वो लूना को रोकने लगती है। तो लूना पीछे मुड़ के कहती है कि क्या हुआ, पर वहां कोई नहीं होता, सिर्फ वो अकेली होती है। तभी फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है। तो लूना को कंफर्म हो जाता है कि कोई उससे मदद मांग रहा है। तो वो कहती है कि तुम कहां हो, मैं आ रही हूं। फिर लूना को कोई दिखता है तो वो उसकी तरफ जाने लगती है।
तभी उस पर कोई अटैक कर देता है। औरत चिल्लाने लगती है तो लूना उस तरफ हमला करने की तैयारी करने लगती है जहां से वो अटैक आया था, पर तभी वो देखती है कि ये एमसी है तो वो हैरान हो जाती है। फिर बोलने लगती है कि आप कैसे किसी औरत पर हमला कर सकते हैं जो कि एक आम इंसान है। तो एमसी कहता है कि अच्छे से देखो। तो वो देखती है तो ये एक डीमन होता है। फिर एमसी कहता है कि लगता है कि तुम इसके इल्यूजन के अंदर फंस गई थी। फिर उसको दूर कर देता है और कहता है कि बीच में मत आना। और एमसी और वो डीमन आमने सामने आ जाते हैं और फिर दोनों लड़ने लगते हैं, जहां वो डीमन एमसी पर तेजी से हमला करता है तो एमसी उनको डॉज करने लगता है। फिर वो डीमन एमसी पर एक बहुत खतरनाक हमला कर देता है, पर एमसी उससे भी बच जाता है और सोचता है कि इसके सर पर जो कोर है वही इल्यूजन्स को क्रिएट कर रहा है, पर ये मेरे खिलाफ किसी काम के नहीं। फिर सोचता है कि मेरा खून खौल रहा है इस विलन की नस्ल की वजह से, जो कि हमेशा से ही इन डीमन से दुश्मनी रखती आई है। इसी वजह से मैं इस डीमन को मार देना चाहता हूं। फिर वो एक बड़े मेटल के टुकड़े को मैनिपुलेट करके उस पर अटैक करता है और उसे वहीं पर मार देता है। तो सिस्टम का मैसेज आता है कि आपको 2 स्टोर करेंसी दिए जाते हैं, एक डीमन को मारने के लिए और दूसरा यूक्लियन फैमिली की नस्ल वाली एबिलिटी को जगाने के लिए। फिर एमसी कहता है कि तू गंदा क्रीचर, मरते वक्त भी अपनी गंदगी फैला के गया। फिर वो सोचता है कि डीमंस का दिखना, इसका मतलब अब असली गेम स्टार्ट हो गया है, वो भी बिना किसी प्लेयर के। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की ओर, जहां लूना उठ जाती है तो एक नर्स कहती है कि तुम उठ गई लूना। तो वो कहती है कि क्या हुआ था, मैं तो जंगल में थी। तो वो नर्स कहती है कि कल रात एक डीमन दिखा था और तुम उसी डीमन के इल्यूजन में फंस गई थी और बेहोश हो गई थी। बाद में तुम्हें कुछ लोगों ने यहां पहुंचाया और माउंटेन ऑफ डार्कनेस को अभी के लिए बंद कर दिया गया है और मैजिक टावर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। और हाँ, हेड प्रोफेसर ने तुम्हें बचाया था। तो लूना सोचती है कि फिर से प्रोफेसर नहीं। फिर वो पूछती है कि आज कौन सा दिन है। तो वो नर्स कहती है कि तुम्हें यहां आए 36 घंटे हो गए हैं, तो आज वेंसडे है। तो लूना चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मैं लेट हो गई। फिर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां लूना पहुंच जाती है और हांफते हुए दरवाजा खोलती है तो सारे बच्चे उसे ही देखने लगते हैं। फिर उसकी दोस्त उसे बुलाती है और पूछती है कि क्या तुम अभी ठीक हो, मैं तुम्हें देखने आई थी पर तुम सो रही थी। तो लूना कहती है कि मैं ठीक ही नहीं बल्कि मैं अभी सबसे बेस्ट कंडीशन में हूं। फिर कुछ चीजों को देखते हुए कहती है कि ये सब क्या है, क्या आज कोई स्पेशल क्लास है। तो उसकी दोस्त कहती है कि मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि आज कोई स्पेशल क्लास हो। तभी एमसी और उसका असिस्टेंट क्लासरूम में आ जाते हैं तो सब सोचने लगते हैं कि ये कौन है। फिर एमसी सबको बताता है कि ये मेरा असिस्टेंट है। तो सब हैरानी से बात करने लगते हैं कि मैंने तो सुना था कि प्रोफेसर कभी भी असिस्टेंट नहीं रखते, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं वो असिस्टेंट उनसे आगे ना निकल जाए। और लूना भी सोचती है कि हाँ, ये बात सेंस बनाती है, क्योंकि मेरे फादर जो कि इनके अंडर 30 साल तक रिसर्च करते थे, वो तक एक असिस्टेंट नहीं बन पाए। फिर प्रोफेसर ने ये एक नए मेज को अपना असिस्टेंट कैसे बना लिया। फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है और एमसी बोलता है कि आज की क्लास तुम्हें एक्सपीरियंस देगी, तुम्हें कुछ टास्क दिए जाएंगे जो कि तुम्हें सॉल्व करना होगा, वो भी टाइमर के साथ। फिर असिस्टेंट सबको सामान देने लगता है तो लूना सोचती है कि मेरे डैड ने इस ब्रेसलेट को बनाया था और सोचती है कि मैं हमेशा अपने आप से पूछती थी कि मेरे डैड प्रोफेसर की क्या लगते थे, क्योंकि प्रोफेसर ने उन्हें एक मौका तक नहीं दिया और अब ये इतनी अच्छी चीजें क्यों कर रहे हैं। फिर सोचती है कि नहीं, अभी मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। तभी कोई बोलता है कि प्रोफेसर मेरा हो गया, और ये सिल्विया होती है। तो सब कहने लगते हैं कि अभी तक आधे घंटे भी नहीं हुए और इसने कर भी लिया। फिर एमसी पास जाके उसका काम देखता है और फिर कहता है कि तुम जा सकती हो। फिर वो उठती है, लूना को देखती है जो कि अभी भी फोकस कर रही थी। उसे देख के वो एक चढ़ाने वाला स्माइल देती है जिससे लूना को गुस्सा आने लगता है। फिर सिल्विया वहां से चली जाती है। फिर एक एक करके सारे बच्चे अपना काम कंप्लीट करके जाने लगते हैं और सिर्फ लूना रह जाती है और सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर सोचती है कि मैं सिर्फ सिल्विया से ही नहीं बल्कि पूरे क्लास से पीछे रह गई और एक काम भी ढंग से नहीं कर पाई। फिर सोचती है कि मैं तो एकेडमी तक नहीं गई तो रिवेंज क्या खाक लूंगी, और वहां से जाने लगती है। तभी एमसी बोलता है 5 घंटे और 47 मिनट, अब और कितनी देर तक तुम मुझे इंतजार करवाओगी। तो लूना सोचती है कि ये अभी तक यहां पर है। फिर एमसी कहता है कि तुम एक इजी टास्क तक पूरा नहीं कर पाई। तो लूना माफी मांगने लगती है। तो एमसी कहता है कि यहां तक कि जो तुम पे हंसते हैं, जिससे तुम नफरत करती हो, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, उन सब के बारे में तुम हमेशा सोचते ही रहती हो और ऐसे ही चलते रहा तो तुम कभी भी मेरे लेवल तक नहीं आ पाओगी। और ये कह के वहां से जाने लगता है। फिर एक बार और पीछे मुड़ के कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास कुछ है। फिर चला ही जाता है। तो लूना अकेली रह जाती है और कुछ सोचती है। फिर वापस बैठती है और एमसी के बातों को याद करके गुस्सा करती है। फिर दोबारा से उस टास्क को पूरा करने लगती है और बहुत ज्यादा जोर लगाने लगती है, जिसके कारण उसके नाक से खून निकलने लगता है और चिल्लाते हुए उस टास्क को करने लगती है। और एमसी बाहर से ये सब सुन रहा था
और सोचता है कि मैंने लूना से ये सब इसलिए कहा ताकि वो ग्रो करे, क्योंकि मेन क्वेस्ट जल्दी ही आने वाला है और उसमें बहुत से ईविल लोग आएंगे और उसी में सारे नेम्ड कैरेक्टर्स अपना पावर दिखाएंगे और इस चीज में लूना भी होगी। हालांकि ये ग्रोथ मेरे लिए खतरा बनेगी, पर मैं इसे होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप में भरोसा रखता हूं। और विलेन की पर्सनैलिटी भी लूना, जो कि स्टूडेंट है, उसे अपने पावर लेवल तक कभी भी नहीं आने देगी। तभी लूना दरवाजा खोलती है और वहां से चली जाती है, तो एमसी अंदर जाके चेक करने लगता है, फिर उसको फर्स्ट प्लेस दे देता है उसकी गुड क्वालिटी की वजह से। तो सिस्टम का मैसेज आता है कि आपको एक स्टोर करेंसी दिए जाते हैं। तो ये इस मानवा का थर्ड पार्ट है। बाकी पहले के सारे पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी बाहर जाते हुए सोच रहा था कि जब लूना यहां से जा चुकी है तो मुझे भी जाना चाहिए। तभी वहां कोई आता है और उससे कहता है कि बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं। और इसे देख के एमसी सोचता है कि जिटे ये यहां क्या कर रहा है। फिर हमें इसके बारे में पता चलता है कि यही अभी फ्रेड इन फैमिली का हेड है और इसी ने एमसी और जूली का एंगेजमेंट करवाया था। और इधर एमसी सोच रहा था कि ये गणेशा से भी पावरफुल है, पर इसके जैसा इंसान यहाँ क्यों आएगा, और अंदाजा लगाने लगता है कि ये यहाँ क्यों आया है और वो घबराने लगता है। फिर जिटे उससे कहता है, मैंने तुम्हारे और जूली के र्यूमर्स के बारे में सुना। फिर वो जिटे एमसी को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, तो एमसी सोचता है कि लगता है ये अभी के लिए फ्रेंडली है और हाँ कर देता है। फिर जिटे उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि अच्छा है, मैं तुम्हारी पसंद की डिशेस तैयार करवाऊंगा तो जरूर आना। और ये कह के जिटे वहां से चला जाता है और एमसी सोचते रह जाता है कि उसने तो मुझे मना करने तक का मौका नहीं दिया और ऊपर से उसकी फैमिली की रेपुटेशन उसके लिए सब कुछ है, तो मुझे उसके प्लान्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहां कोई बोल रहा था कि मैं नहीं करूंगी, और ये जूली होती है जो ये सब अपने ब्रदर जिटे से कह रही थी। फिर कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और ऊपर से मैं अभी नाइट्स को ट्रेन करने में बिजी हूं। तो जिटे कहता है कि तुम बस इसलिए नाराज हो क्योंकि उसने तुम्हारा वो स्टोन ले लिया, और वो ऐसे ही झगड़ रहे थे और डोर से कोई उन दोनों को देख रहा था। फिर जूली एकदम से बोलती है कि तो उसने वो स्टोन क्यों खरीदा जो कि बस सॉर्ड बनाने के काम आता है, और अगर वो मुझे सॉर्ड गिफ्ट के तौर पर देगा तो मैं उसी वक्त अपना एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। तो जिटे गुस्सा करते हुए कहता है कि जूली ध्यान से सोचो, और अपना ऑरा रिलीज कर देता है। फिर एकदम से शांत होते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे याद है कि पॉलिटिक्स में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। फिर जिटे कहता है कि जब तक मैं हूं तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, या तुमने पहले ही कोई ढूंढ रखा है। तो वो मना करने लगती है। ये सुन के जिटे बोलता है कि फिर दिक्कत क्या है, तैयार रहना, वो आ रहा है। और ये बोल के वहां से चला जाता है और वहां सिर्फ जूली और एक दूसरा बंदा रह जाता है। फिर जूली गुस्से में अपने तलवार से एक स्लैश लगाती है और पीछे से ये सब वो देख रहा था। फिर वो जूली से आके कहता है कि आज आपके तलवार में वो एनर्जी नहीं दिख रही, और हमें इसका नाम बताया जाता है वेरॉन, जूली का सबऑर्डिनेट। तो जूली उससे माफी मांगने लगती है। तो वो कहता है कि मैं समझ सकता हूं, आपके लिए उस जैसे इंसान से शादी करना बहुत मुश्किल है। पर जूली उसे चुप करा देती है और उससे कहती है कि नाइट्स के लिए ये सब बोलना अच्छा नहीं होता, और उसके तरफ देख के कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। तो वो बस देखते रह जाता है। फिर जूली वहां से चली जाती है तैयार होने के लिए, और वो पीछे से सोचता है कि मास्टर, मुझे अपना लॉयल्टी साबित करने का तरीका मिल गया और मैं ये साबित करके रहूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता किसी जगह की ओर जहां कोई बोल रहा था कि उन्होंने कहा कि माउंटेन्स पर डीमंस देखे गए हैं, और ये असेंबली के एल्डर्स होते हैं जो कह रहे थे कि अब हमें भी एक्शंस लेना होगा जब डीमंस ने अपने आप को दिखाया है। तो फिर एक एल्डर कहता है कि उन 12 मेजर्स को लेटर भेजो और उनका जवाब आने का इंतजार करो। फिर एमसी का सीन दिखाया जाता है जिसने कि सारे ऑक्शन के ट्रेजर्स को ठिकाने, मतलब उन्हें रख दिए और कुछ खुद पहन लिया। फिर कहता है कि पर सबसे कीमती सामान तो उसने यूज ही नहीं किया। फिर वो कहता है कि शायद ये मेरी माना को रेजिस्ट कर रही है और मेरा टेलीकिनेसिस भी इस पे कुछ असर नहीं दिखा रहा। तभी उसे कुछ समझ आता है और सोचता है कि मैंने एक बार लाइब्रेरी से पढ़ा था कि एक सॉर्ड थी जिसे कि टेम करना पड़ता है, जैसे कि कोई किसी से कम्युनिकेट करता है। फिर वो ये सोच के उस स्टोन को छूने जाता है और उसे छू भी लेता है, और तभी वो स्टोन बहुत ही ज्यादा ब्राइट ऑरा रिलीज करने लगता है। तो एमसी उसे छोड़ देता है और सामने सिस्टम का मैसेज आता है कि कॉम्प्रिहेंशन 0.1% कंप्लीट हो गई है। तो एमसी सोचता है कि इसने सिर्फ एक बार में मेरा 2000 माना ले लिया, ऐसे तो मुझे कम से कम 1 साल लग जाएंगे इसको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड करने में। फिर वो ये सब छोड़ के तैयार होने पे फोकस करता है क्योंकि आज ही उसकी जिटे के साथ डिनर होती है। और फिर वो कैलेंडर को देख के सोचता है कि आज से 3 दिन बाद मेरी एक इवेंट भी है, द डेथ एनिवर्सरी।
फिर सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट की ओर जहां एमसी और जाइड उसी रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे थे और जाइड कह रहा था कि जूली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी क्योंकि वो मेरे से पहले ही निकली थी। और अंदर जाते ही जाइड जूली की तारीफ करने लगता है और सच में जूली बहुत ही अच्छी लग रही थी और उसे देख के एमसी भी उसकी तारीफ करने लगता है अपने मन के अंदर। फिर कोई कहता है कि क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है इसीलिए, और जाइड इससे बात करने लगता है कि तुम भी आई हो। तो उसे देख के एमसी सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसे यहां पर मिलूंगा और ये जूली की बहन जोसेफीन होती है। फिर एमसी से हमें उसके बारे में पता चलता है कि ये अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक शब्द में ये एक सोशियोपैथ है और ऊपर से ये एक अंडरकवर एजेंसी भी चलाती है और इसकी ताकत को जाइड से कंपेयर किया जाता है। ये बस जूली से ही प्यार करती है और जो कोई भी जूली को तकलीफ पहुंचाएगा उसे जोसेफीन के गुस्से का सामना करना होगा। फिर एमसी सोचता है कि मुझे नहीं पता कि जोसेफीन ने मुझे यानी विलन को क्यों नहीं मारा, पर मैं जैसे ही कमरे में आया था मुझे उसकी मर्डरस ऑरा साफ साफ दिखी थी और ये मेरे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए मुझे इससे ये यकीन दिलाना होगा कि मैं जूली के साथ हूं। फिर जाइड एमसी से कहता है कि कब आप दोनों की शादी करवाई जाए क्योंकि आपके एंगेजमेंट को 3 साल हो गए हैं। और यह सुन के जूली जाइड को रोकने की कोशिश करती है पर जाइड उसे ही चुप करा देता है। तो एमसी कुछ बोलने से पहले जोसेफीन को देखता है, फिर कहता है कि मैं ये शादी जूली के हाथों में सौंपता हूं, अगर जूली नहीं चाहती तो मैं उसे शादी नहीं करूंगा। तो ये सुन के जूली गुस्सा करने लगती है। फिर जाइड कहता है कि आप कैसे इस शादी को तोड़ने की बात कर सकते हैं, क्या ये आपके और जूली के रूमर्स की वजह से है, और अगर ऐसा है तो आप दोनों को अपना रिश्ता सुधारना चाहिए, ना कि सीधे शादी को तोड़ने की बात करनी चाहिए। और ये सब सुन के जूली का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। फिर वो जाइड से गुस्से में कहती है कि हमें अकेले में बात करने दीजिए, तो वो इसके लिए मान जाता है और जोसेफीन को उनके साथ भेज देता है और जोसेफीन उनको एक कमरे में छोड़ के चली जाती है और वो दोनों उस कमरे में अकेले रह जाते हैं। तो जूली उससे गुस्से में पूछती है कि तुम इस बार क्या करना चाहते हो, और जोसेफीन उस कमरे के बाहर ही खड़ी होती है और सब सुन रही थी और एमसी को भी पता लग जाता है कि वो बाहर ही खड़ी है और सब सुन रही है और वो सोचता है कि वो ऐसे ही नहीं जाएगी और सोचता है कि पर ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्योंकि जूली को इसके बारे में नहीं पता। विलन यानी मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, अगर मैंने ये उसे यकीन दिला दिया तो शायद मैं इस डेथ वेरिएबल से बच जाऊं। फिर वो कहता है कि जूली मैंने तो बस सच कहा था, और जोसेफीन भी बाहर से सब सुनने लगती है और ये सुन के जूली गुस्सा करने लगती है। तो एमसी कहता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो मैं इस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ सकता क्योंकि चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं। तो जूली टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है कि तो क्या, और इस बार तुम कौन सी गंदी चाल चलोगे मुझे परेशान करने के लिए। जब हम एंगेज नहीं थे तो तुमने अपने पावर का यूज किया मुझे एंगेजमेंट करने के लिए, और मेरे एल्डर्स को भी कहा कि तुम उन्हें कॉम्पनसेट, और मुझे मनाने के लिए तुमने कहा था कि फाइटिंग हमारे लिए डेंजरस है, और तुमने मुझे इंपीरियल ऑर्डर पाने से भी रोका, और जब मैंने मना किया तो तुमने रूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दिया, और अब तुम क्या करना चाहते हो। और वो ये सब बहुत गुस्से में चिल्ला के कह रही थी। तो एमसी सोचता है कि मैं जानता हूं विलन ने उसे बहुत कुछ छीन लिया ताकि वो उसके पास रह सके, और इसीलिए मैं जूली के दर्द को समझ सकता हूं। फिर वो कहता है कि मैं अब और ये सब नहीं करूंगा, मैं जानता हूं मैंने बहुत से गलत काम किए हैं। तो वो चुप हो जाती है। तो एमसी कहता है कि तुम्हारे भाई और बहन ने भी बहुत आगे तक मेरा साथ दिया। तो जूली अपने भाई और बहन का डिफेंस करने लगती है। तो एमसी कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ने से मना क्यों किया। तो वो चुप हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती। फिर एमसी कहता है कि ऊपर से तुम्हें अपनी फैमिली छोड़नी होगी अपने ड्रीम को पाने यानी डिफेंडर बनने के लिए। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो एमसी कहता है कि ना ही मैं ईमानदार और ना ही सच्चा। तो वो कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तो वो जोर से बोलती है कि मुद्दे पे आओ। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू करें पर कभी शादी ना करें क्योंकि कुछ चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं और इससे तुम मुझे एक शील्ड की तरह भी यूज कर सकती हो और अपना ड्रीम भी पा सकती हो। तो वो कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम अचानक ये सब क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस इन सब के बदले तुम्हारा एक स्माइल देखना चाहता, वो भी सिर्फ महीने में एक बार, और कुछ नहीं। तो ये सुन के वो शर्मा जाती है और नर्वस हो जाती है और बाहर खड़ी जोसेफीन ये सुन के चौंक जाती है कि ये कैसे हो गया। तो एमसी सोचता है कि एक डेथ वेरिएबल को हटाने के लिए मुझे बस वो बोलना पड़ा जो ये सुनना चाहते हैं, पर मैं जूली को ऐसे शर्माते हुए पहली बार देख रहा हूं, पर फिर भी ये बहुत अच्छी लग रही है। फिर सोचता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, विलेन की सारी चीजें मुझे मिल चुकी है, यहां तक कि उसके इमोशंस भी। और जूली कह रही है कि तुम मुझे ये सब कह के शर्मिंदा करना चाहते हो। फिर खांसते हुए कहती है मैं इसके लिए नहीं मानूंगी। तो एमसी हंसने लगता है। वो पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो, मैं इसके लिए नहीं मानूंगी। और बाहर खड़ी जोसेफीन भी सोच रही थी, हालांकि ये शब्द बहुत शर्मिंदा करने वाले थे, पर इसका मतलब ये हो सकता है कि इसकी फीलिंग असली हो, और अगर ऐसा है तो मैं कुछ और देर रुक के इसे देखूंगी। फिर सिस्टम से एमसी को 2 स्टोर करेंसी मिलते हैं एक डेथ वेरिएबल को ओवरकम करने के लिए। फिर सीन सीधे 3 दिन बाद का दिखाया जाता है जहां एमसी कहीं जाते हुए उसी डेथ एनिवर्सरी के बारे में सोच रहा था। फिर वो किसी ग्रेवयार्ड के अंदर चला जाता है और अंदर जाते हुए सोचता है कि इस मौसम की वजह से मैं और इमोशनल हो रहा हूं, मेरा दिल पहले ही पिघल चुका है मेरे बॉडी से पहले। फिर वो किसी के ग्रेव के सामने लुक जाता है और सोचता है कि ये है मेरी मेमोरीज, विलन की नहीं मेरी।
और फिर हमें उसकी कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं जहां उसकी टीम लीडर कहती है कि मैं इसमें एक निशानी छोड़ना चाहती हूं। तो एमसी कहता है क्या? तो वो कहती है कि ये उसके बैकग्राउंड के लिए अच्छा होगा और वैसे भी वो हमारा मिनी बॉस है तो उसके लिए इतना करना तो बनता ही है। तो एमसी वो कप फेंकते हुए कहता है कि ये बस हमारा वर्कलोड बढ़ा रहा है और हम पहले से ही फुल नाइट शिफ्ट कर रहे हैं और ये गेम के सेल्स के रिलेटेड भी नहीं है। तो वो कहती है कि पर ये अच्छा है। तो एमसी सोचता है फिर से नहीं। फिर उसे याद आता है कि उसने कैसे एमसी को गेम बनाने के लिए मनाया था, जहां वो कहती है कि हमें इस गेम में अपने इमोशंस को डालना चाहिए। तो फिर एमसी कहता है कि जो करना है करो, मेरे से सलाह मत मांगो। तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये आइडिया पूरी तरह से बेकार है और कहती है कि ये विलन की क्लोज फियॉन्से होगी। फिर सोचने लगता है कि पहले जब भी उसका मन करता था वो ऐसी फनी आइडियाज लेके आ जाती थी और मैं सोचता था कि उसको इसमें क्या मजा आता था। और फिर वो दोनों बात करते हुए चले जाते हैं कि ये उनके टीम मेंबर्स के लिए तो इसे करना चाहिए और ये सबसे अच्छा तरीका है अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखने के लिए। फिर प्रेजेंट में एमसी सोच रहा था कि मैं हमेशा सोचता हूं कि तुमने ये निशानी क्यों रखी और तुम्हें क्या खुशी मिलती थी इनको रखने में, पर अपनी असली मेमोरीज को याद करते रहने के लिए मुझे गेम में उसकी यानी टीम लीडर की मेमोरीज के ट्रेसेस को ढूंढते रहना होगा। फिर हमें उसका ग्रेव दिखाया जाता है। तो एमसी सोचता है कि तुमने इस ग्रेव पर अपना नाम क्यों लिखा, क्योंकि विलन को मुझे देखकर बनाया गया था और उसने मुझे थैंक यू क्यों कहा है। फिर वो इमोशनल होकर उस ग्रेव को छूने लगता है और रोने लगता है। फिर अपनी और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की मेमोरीज को याद करने लगता है कि कैसे उसने उसके ड्राइंग को अप्रिशिएट किया था, कैसे उसने अपना कोट एमसी को दिया था जब उसे ठंड लग रही थी और कैसे उसने कहा था कि वो उससे प्यार करती है और कैसे उन्होंने वो 7 साल एक साथ बिताए थे और हमेशा उसके साइड रही। और फिर उनको याद करके वो रोने लगता है, पर उसे कोई दूर से देख रहा था और कह रहा था कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी कहता है कि मैं बहुत जल्दी शांत हो गया क्योंकि विलन की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो ये वही बंदा होता है जो कि एमसी को कुछ देर पहले देख रहा था और अब पूरे मर्डरस ऑरा से घिरा हुआ एमसी के तरफ ही आ रहा था। और हाँ, ये वही बंदा है जो कि मेजस को मारता है। फिर उसको पता लग जाता है कि एमसी उसे जानता है तो वो एमसी की बेइज्जती करने लगता है। फिर एमसी उसके बारे में बताने लगता है कि ये मेजस के लिए मिनी बॉस की तरह है और ये मेजस का दुश्मन इसलिए बना क्योंकि इसकी एबिलिटी ही ऐसी है, मैजिक नलिफिकेशन, और ये कोई चीट की तरह है। तभी वो बंदा एमसी पर तेजी से हमला कर देता है, पर एमसी के पास जाने से पहले ही एमसी उसी पर अटैक कर देता है, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि मैजिक उस पर वर्क ही नहीं करती। फिर वो एक डैगर से एमसी पर हमला कर देता है, पर एमसी उससे बच जाता है, पर वो एक के बाद एक हमला करते जाता है, पर एमसी उन सब से बच जाता है। फिर वो एक बहुत ऊंचा जंप लगाता है और एमसी पर अटैक कर देता है, पर एमसी उसके मुंह पर सीधा एक पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये सब मेरे ऊपर काम नहीं करता। फिर वो बताता है कि कुछ दिन पहले मैंने स्टोर से इम्प्रूवमेंट इन माना क्वालिटी खरीदा था, जिसके कारण मेरी माना पर पकड़ मजबूत हो गई और मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। हमें दिखता है कि एमसी जब वर्कआउट करने जाता है तो रॉड ही पिचक जाती है। फिर प्रेजेंट में एमसी ने मार मार के उसका हालत खराब कर दिया था। फिर उसे 2 स्टोर करेंसी मिलते हैं एक डेथ वेरिएबल को ओवरकम करने के लिए, और एमसी इसी के बारे में सोच रहा था कि मैना इंप्रूवमेंट की वजह से उसकी एट्रीब्यूट्स भी इंप्रूव हो गई, जिसके कारण एमसी की आयरन बॉडी भी इंप्रूव हुई और इसी की मदद से एमसी ने इसे हराया। फिर वो बंदा उठते हुए कहता है कि मुझे ध्यान रखना चाहिए था। फिर वो एमसी और बाकी के मेजर्स को गाली देने लगता है तो एमसी सोचता है कि मेजर्स के खिलाफ ऐसा गुस्सा और ये एक्सप्रेशन। फिर वो कहता है तुम रेड फिल्म रेस से हो क्या? तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता? फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है कि जो ब्लड श्राउड रेस के लोग होते हैं वो ब्लड के साथ पैदा होते हैं और वो ब्लड उनके बॉडी से लिपटा रहता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये डायरेक्ट डीमंस के डिसेंडेंट्स हैं और ये हमेशा से अपने आप को छुपाते आ रहे हैं और इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है जो कि मेजिस से लड़ते हैं और इसी पर पूरा गेम का प्लॉट लाइन बेस्ड है। फिर अभी प्रेजेंट में एमसी उसको देख रहा था और सोचता है कि तो इसीलिए ये अपने जान को खतरे में रख के अपने मिशंस को करते हैं, अच्छा होगा कि मैं इसे अपने साइड कर लूं। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं, पर फिर भी इनोसेंट मेजर्स को मारने से तुम डीमन ही कहलाओगे। तो वो गुस्से में कहता है कि अपना मुंह बंद कर और मुझे मार दे। तो एमसी कहता है कि मैं जानता हूं ब्लड श्राउड रेस इनोसेंट है। तो वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या पता होगा हमारे बारे में? तो एमसी उसे यकीन दिलाने के लिए कहता है कि मैं यूक्लीन फैमिली से हूं जो कभी अपने प्राइड को गिरने नहीं देती। तो वो गुस्सा करने लगता है कि तू अभी नोबल होने की एक्टिंग कर रहा है। तो एमसी कहता है कि मैंने सिर्फ तभी अपनी प्राइड को गिराया था जब मैंने डीमन से फाइट किया था, क्योंकि मैं यूक्लीन फैमिली से हूं। तो जब भी मैं डीमन से फाइट करता हूं तो मैं अपना आपा खो देता हूं, क्योंकि मेरे पूर्वज हमेशा से डीमंस को मारते हुए आए हैं। तो ये मेरे खून में बस गया है कि डीमंस को देखते ही उन्हें मारना, पर मैंने तुम्हारे सामने अपना आपा नहीं खोया क्योंकि तुम इंसान हो। तो वो सोचता है कि ये है एक असली नोबल।
फिर एमसी बोल ही रहा था कि तुम मेरे पर भरोसा कर सकते हो, तभी कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि वो रहा। पर एमसी ने उनको पहले ही नोटिस कर लिया था और उसे एक लात मुंह पे मार देता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो एक बंदा आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं इंस्पेक्टर रोपा हूं सर, और एमसी की तारीफ करने लगता है कि सर आपका किक जो इसे मारा वो बहुत ही अच्छा था। तो एमसी उससे कहता है कि ठीक है, अब इसे ले जाओ, और फिर अपने मैजिक से एक स्टील का रोप बना लेता है और उसे देते हुए कहता है कि इसके ऊपर मैजिक की रस्सी काम नहीं करेगी, तो इस स्टील की रस्सी से इसे बांध के ले जाओ। तो वो एमसी का तारीफ करने लगता है। फिर एमसी उससे कहता है कि तुम बहुत जल्दी आ गए, क्या तुम पेट्रोलिंग पर थे? तो वो कहता है कि आपने ही तो रिपोर्ट भेजा था तो हम आए। ये सुन के एमसी कहता है कि वो मैं नहीं था, किसी ने हमारी बात सुनी होगी और तुम्हें रिपोर्ट किया होगा। और वहीं पर कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर एमसी वहां से चला जाता है और जाते हुए सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि बिना किसी को मारे ये काम हो गया। और फिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लगता है कि मुझे उसके ट्रेसेस को ढूंढना होगा, और फिर चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एमसी के ट्रेनिंग रूम में, जहां यूरी एमसी से कहती है कि एक मीटिंग होने वाली है जो कि 15 साल में एक बार होती है। तो वो कहता है कि तो तुम ये लेटर देने के लिए खुदाई हो? तो वो कहती है कि क्योंकि तुम इसके बारे में चिंता ही नहीं करते, और वैसे भी ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखूं। फिर वो बताती है कि एक डीमन को माउंटेन्स ऑफ डार्कनेस के ऊपर देखा गया है, तो वो इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि तुम उन 12 मेजर्स को अपने साथ बुला के लाओ मीटिंग के लिए। और सिस्टम भी एमसी को मेन क्वेस्ट दे देता है, मेजर्स को बुलाना। तो एमसी कहता है कि सिर्फ एक वीक में उनको लाना है, वो भी एक गार्ड के साथ। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें गार्ड चाहिए तो मैं जेफ से बात कर सकती हूँ, वो एक मर्सनरी हुआ करता था। तो एमसी उससे मना कर देता है और कहता है कि पर अब उसके हाथ गन्स पकड़ने से ज्यादा कार के स्टीयरिंग पकड़ने के काम आता है, और वो उधर बेचारा जेफ छीके ले रहा था। तो वो कहती है कि पर तुम बिना किसी गार्ड के नहीं जा सकते, तुम्हें इस जर्नी में जान का भी खतरा हो सकता है। तो एमसी कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता कर रही हो। तो वो घबरा जाती है और बहाने बनाने लगती है, फिर खांसते हुए कहती है कि गार्ड की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर हमें किसी ट्रेनिंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे थे और इन्हें जूली ट्रेन कर रही थी, और कोई उसके पीछे खड़ा होकर कह रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वेरॉन उसके पीछे आ जाता है और कहता है क्या हुआ? तो वो घबरा जाता है एकदम से वेरॉन को वहां देख के। फिर वो वेरॉन से कहता है कि हमें पैसे मिले हैं एक काम के लिए और वो बहुत ज्यादा है, पर मैं सोच रहा हूं कि उसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो वेरॉन कहता है कि कोई नहीं, पहले कमांडर को तो बताओ। तो वो कहता है कि यही तो नहीं बता सकता क्योंकि काम प्रोफेसर का गार्ड बनना है। तो एमसी का नाम सुनते ही वेरॉन को गुस्सा आने लगता है। फिर वो बताता है कि हमें पूरे ट्रेन को गार्ड करना है, पर कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने हमें बहुत पैसे दिए हैं। तो वेरॉन कहता है कि उसे एक्सेप्ट कर लो क्योंकि कोई भी एक ट्रेन को गार्ड कर सकता है, और अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इससे हमारी रेपुटेशन ही बढ़ेगी। तो वो कुछ बोलने जाता है एमसी और जूली के बारे में, पर वेरॉन उसे बीच में ही काट देता है और कहता है कि हमारी कैप्टन कभी भी मिशंस के बीच में इमोशंस को नहीं लाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं कैप्टन से जाके कहता हूं, और वेरॉन बहुत सीरियस लुक बना लेता है। तो गाइज, मैं एमसी को एमसी कहूं या उसका नाम इस्तेमाल करूं, ये जरूर बताना, क्योंकि बार बार एमसी कहने में अच्छा नहीं लग रहा। फिर हमें बिच यानी मजिशियन के बारे में बताया जाता है कि ये इस कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न रीजन में है और वहां पर बहुत ही ताकतवर मेजर्स रहते हैं जिन्हें एल्डर्स कहा जाता है। और बिच ऐसी जगह है जहां दुनिया के सारे सॉर्सरी वाले स्कूल अपने आइडियाज को देते हैं, पर फैसले फ्लोटिंग आइलैंड पर लिए जाते हैं। फ्लोटिंग आइलैंड मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई गेट है और उसी से फैसले आते हैं। शायद आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और ये एक ऐसी जगह है जहां से बहुत ही ज्यादा माना निकलती है, और इसीलिए इसको मैजिकल वर्ल्ड का पिलर भी कहा जाता है। क्योंकि ये असेंबली दशकों में एक बार होता है, इसीलिए जो लोग असेंबली को अटेंड करते हैं उन्हें इज्जतदार और फेमस दोनों होना चाहिए। और हमें कुछ लोगों की झलक दिखाई जाती है जिनको वो लेटर मिला है, और उसी बिच से बुलावा आया है जो कि मेजिस का ग्रेव भी कहलाता है। फिर हमें ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां जूली उस बंदे से जो वेरॉन से बात कर रहा था से कह रही थी कि तुमने सारी तैयारी कर ली ना। तो वो हामी भरता है और कहता है कि वो आ रहा है, और वो लोग उस तरफ देखने लगते हैं, और उधर से एमसी और उसका असिस्टेंट साथ आ रहे थे। और उसका असिस्टेंट अप्रैल में बर्फ देख के हैरान हो जाता है और ये सब एमसी से कहने लगता है। फिर कोई उन दोनों का वेलकम करने लगता है और फिर कहता है कि अब से हम यानी फ्रीहाइम आपकी रक्षा करेंगे। पर एमसी का ध्यान तो जूली पर था, और जूली एमसी को देख के शर्माने लगती है और कहती है कि हम आपका ख्याल रखेंगे पूरे ट्रिप में।
और एमसी उसे देख के कंफ्यूज हो जाता है। और जूली उसी बात को याद कर रही थी जब एमसी ने उससे महीने में एक बार अपना स्माइल दिखाने को कहा था, और घबराने लगती है और सोचने लगती है कि वो कैसे स्माइल करे। और उस बेचारे के मन में जूली के लिए रिस्पेक्ट बढ़ते जा रहा था। और फिर कहता है कि कैप्टन, मुझे हैंडल करने दीजिए। तभी वेरॉन पीछे से आता है तो एमसी का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि मैं वेरॉन हूं और मुझे ही इस मिशन के लिए असाइन या कहें तो हायर किया गया है, और ये दोनों बस आपसे मिलने आए थे। तो वो वेरॉन की तारीफ करने लगता है कि ये एक स्किल्ड मैन है। तो एमसी इसके बारे में सोचता है, फिर अपने स्किल से वेरॉन के अंदर मर्डर की भावना को देखने लगता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वेरॉन कहता है कि सारे सोल्जर्स अपने रैंक के हिसाब से असाइन किए गए हैं, तो हर एक कैबिन में सिर्फ एक ही सोल्जर रहेगा और मैं आपके कैबिन में रहूंगा। फिर जूली उनको शुभकामनाएं देती है और वहां से चली जाती है, पर पीछे मुड़ के एमसी को एक अजीब सी स्माइल देती है, तो एमसी को वो प्रॉमिस याद आता है। फिर कुछ घंटों बाद ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, तो सब अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। तो एमसी अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम सो सकते हो, अभी बहुत टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। तो वो सोने के लिए मान जाता है। फिर ट्रेन चलने लगती है, तो एमसी उसी बिर्च के बारे में सोचने लगता है कि बिर्च ऐसी जगह वैसी जगह, पर एक चीज है, जब भी असेंबली बुलाई जाती है हर बार उस ट्रेन पर अटैक होने लगता है, और इसीलिए विलन जरूर सेफ ट्रेन चूज करता, क्योंकि उसके पास कुछ कनेक्शंस थे। पर जब से मैंने इसकी बॉडी को पोजेस किया है तब से ही मैंने उन कनेक्शंस को काट दिया है, इसीलिए मैंने पहले ही तैयारी कर रखी है अपने आप को बचाने के लिए, और इसीलिए मैंने एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स टेक्निक सीख ली है जिसका नाम है एस्ट्रैन। और अपने असिस्टेंट एलन के बारे में सोचने लगता है कि कैसे कुछ दिन पहले एमसी ने उसे बिर्च साथ चलने के लिए पूछा था, पर वो तो बेचारा खुशी के आंसू रोने लगता है। तो एमसी कहता है कि अगर एक बूंद भी तुम्हारे नाक से वो गिरा तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। और बताया जाता है कि एमसी की पर्सनालिटी जर्मोफोब है, मतलब जिससे इसको जर्म से या बैक्टीरिया से बहुत इरिटेशन होता है। और अभी प्रेजेंट में एमसी सोच रहा था कि पर मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ आने के लिए मान जाएगा, जबकि इसे पता है कि इसमें जान का भी खतरा हो सकता है। फिर ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक जाती है, तो एमसी सोचता है कि अब बस एक ही स्टेशन बाकी है, बिर्च, और सोचता है कि मैंने बहुत तैयारी की है पर शायद वो काम नहीं आएंगे। और फिर उसके कपड़ों के बारे में बताया जाता है कि उसने जॉर्ज के कपड़े पहन रखे हैं जो कि माइडस टच से बने हैं, जो एमसी के डिफेंस को बढ़ाता है। और उसने वुड स्टील मेटल के शुरिकन्स को पूरे ट्रेन में बिछा रखा है, और एलन के कपड़ों पर भी माइडस टच का यूज कर रखा है। और एम्बैरस होते हुए सोचने लगता है कि मैंने आजकल ज्यादा ही माइडस टच का यूज कर लिया है, जिससे मेरे पास माना नहीं बची, क्या ये सब वेस्ट हो जाएगा। और सोचता है कि पर तैयारी तो तैयारी होती है, काश सब कुछ ऐसे ही चलते रहे। और तभी कुछ ही देर बाद ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें किसी दूसरे ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहां कोई कहता है कि तुम ट्रेन में भी अपने बुक को नहीं रख सकती, और ये सिल्विया और उसके फादर होते हैं, और उसके फादर ये सब सिल्विया से कह रहे थे। फिर कहते हैं कि क्या मैजिक टावर ने तुम्हें ज्यादा असाइनमेंट्स दे दिए, तो वो कहती है कि हाँ, पर मैंने कुछ क्लासेस भी मिस कर दी। तो उसके फादर हंसते हुए कहते हैं कि हालांकि तुम आगे जाके आर्चमेज बनने वाली हो, फिर भी तुम बहुत मेहनत कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, ऐसे तो मैं आर्चमेज बनने से रही। और सोचती है कि मैं लूना से ज्यादा अभी प्रोफेसर के क्लासेस के बारे में चिंता कर रही हूँ। फिर कहती है कि डैड, हम इतने जल्दी बर्ड्स के लिए क्यों जा रहे हैं। तो वो कहता है कि क्या तुमने बर्ड्स को मेजस का ग्रेवयार्ड क्यों कहा जाता है, इसके बारे में सुना है। तो वो कहती है मुझे लगता है कि वो बस एक कहानी है। तो वो कहता है कि नहीं, जब भी बर्ड्स से बुलावा आता है तो कुछ लोग जरूर मरते हैं। 15 साल पहले तो 11 लोगों की डेथ हुई थी। अगर तुम असेंबली में बुलाई जाती हो, इसका मतलब तुम बहुत प्रेस्टीजियस यानी खास फैमिली से हो, क्योंकि तुम्हें उन 20 फैमिलीज में से चुना जाता है और तुम्हारा नाम हिस्ट्री में दर्ज होता है। पर जो फैमिलीज असेंबली को अटेंड नहीं करते, उन्हें बर्ड्स से निकाल दिया जाता है और उनके बदले कोई नई फैमिली आती है, और इसीलिए दूसरे फैमिली इन फैमिलीज को नीचे गिराना चाहते हैं। तो वो हैरान हो जाती है। तो वो कहता है कि इसीलिए हम जल्दी में हैं, और ऊपर से मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने अटैक करने का प्लान बनाया है, और तुम भी मेरे साथ हो, तो इसीलिए मैं सावधान रहना चाहता हूँ। और सोचता है कि मुझे सिल्विया को बता ही देना चाहिए। फिर कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये जो 12 फैमिलीज हैं वो बहुत पहले से हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक की गलती पर पूरे फैमिली को पनिश किया जाता है, और इस जर्नी में डेथ हमारा इंतजार कर रही है। फिर सीन एमसी और उसके असिस्टेंट पर शिफ्ट होता है, जहां उसी ब्लास्ट को दिखाया जाता है, और दोनों एमसी और वेरॉन को
पता चल जाता है और विंडो से ब्राइट लाइट आने लगता है। तो असिस्टेंट इतने शोर को सुन के उठ जाता है और तभी उसे ट्रेन के डिब्बे में छेद दिख जाता है और वो पैनिक करने लगता है। पर एमसी ने पहले ही पूरे ट्रेन को हवा में उठा रखा था और सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने एलिमेंट्री टेलीकिनेसिस सीख लिया था जिससे हम बच सके। फिर हमें ट्रेन के ऊपर दिखाया जाता है जहां कुछ लोग खड़े थे और इन्होंने ही हमला किया था। फिर बात करने लगते हैं कि प्रोफेसर बहुत ताकतवर है, ही जस्ट बिल्ड डिफरेंट। फिर वो हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी छेद से छलांग लगा के ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। पर एमसी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने उस वुड स्टील के शूरिकेन से उन पर हमला कर देता है और सबको मारने लगता है। तो अब जाके असिस्टेंट को रियलाइज होता है कि उन पर अटैक हुआ है और वो पैनिक करने लगता है। पर एमसी उसे बेहोश कर देता है और वेरॉन से कहता है कि इसे ले जाओ और अगर कोई और पैसेंजर भी हो तो उन्हें भी किसी सेफ जगह पर ले जाओ। तो वेरॉन एलन को लेके नीचे चला जाता है। तो एमसी सोचता है कि अच्छा हुआ कि आयरन बॉडी के सेंसेस काम कर रहे थे, जिससे मुझे पहले ही पता चल गया कि हम पर हमला होने वाला है और मैंने ट्रेन को हवा में उठा लिया। फिर वो पीछे मुड़ के उनसे कहता है कि ठीक है, अब इसे खत्म करते हैं और अपने सारे शूरिकेन्स को उठा लेता है। तो वो डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें एमसी कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था और इधर वेरॉन ने असिस्टेंट को सेफ जगह पर रख दिया था और ऊपर ट्रेन की तरफ देख रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये वेरॉन कुछ तो गड़बड़ करेगा। फिर कुछ देर बाद एमसी उन सबको ठिकाने लगाकर बैठ जाता है और सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना मुश्किल होगा, ट्रेन को हवा में रखना और साथ साथ फाइट भी करना। तभी वेरॉन वहां आ जाता है और कहता है कि मैंने सब कुछ सेफ जगह पर रख दिया है। तो एमसी उसकी तारीफ करता है। तभी उसे कुछ नोटिस होता है कि वो पहले से अलग लग रहा था, पर सोचता है कि ये शायद मेरी ओवर थिंकिंग है फाइट की वजह से। तभी वेरॉन अपना मर्डरस ऑरा निकालने लगता है। तो एमसी हैरान हो जाता है और सोचता है कि तू ये इतने देर से नाटक कर रहा था। पर तभी वेरॉन अपना तलवार एमसी के तरफ करके कहता है कि तुम बच गए क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों से मरना था। तो एमसी उससे पूछता है कि तुम्हें किसने मुझे मारने को कहा है, क्या जूली है? तो एमसी को बीच में ही रोक देता है और कहता है कि तुम मेरे मास्टर का नाम लेने के लायक नहीं और तुम आज मेरे हाथों से ही मरोगे। तो उसका रिएक्शन देख के एमसी को समझ आ जाता है कि ये जूली ने नहीं करवाया और सोचता है कि मेरे पास अब माना नहीं बची है और ऊपर से ये बहुत ताकतवर भी है। तभी वो एमसी पर हमला कर देता है, पर वो उससे बच जाता है और सोचता है कि अब मैं बस यही कर सकता हूं। फिर अपने मैजिक को ट्रेन के ऊपर से हटा देता है और वो ट्रेन नीचे गिर जाती है। फिर हमें सिल्विया का सीन दिखाया जाता है जहां कोई उससे पूछ रहा था कि आप आइसक्रीम खाना चाहेंगी, तो वो मना कर देती है क्योंकि उसने पहले ही बहुत खा लिया था। तभी कोई कहता है कि सब यहां आ चुके हैं सिर्फ एमसी के फैमिली और रिवाइंड के फैमिली को छोड़ के। तो वो गार्ड सिल्विया से पूछता है कि आप किसी का वेट कर रही हैं, तो वो मना कर देती है। तो वो गार्ड वहां से जाते हुए कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। पर सिल्विया तो एमसी के बारे में सोच रही थी कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं उस दिन उसे वहां देखूंगी। और दिखाया जाता है कि जब वो अपने मदर के ग्रेव के पास गई थी और एमसी के बारे में ही बात कर रही थी, तभी उसे कुछ सुनाई देता है। तो वो चेक करने जाती है तो उसे वहां एमसी दिखाई देता है जो कि अपने एक्स गर्लफ्रेंड के ग्रेव के सामने रो रहा था। तो वो सोचती है कि ये यहां क्या कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी के ग्रेव के पास भी आएंगे। तभी एमसी खड़ा हो जाता है तो उसे एमसी के आंसू दिखते हैं। तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि एमसी एक एरोगेंट नोबल है जो बस कोल्ड बिहेव करता है। फिर प्रेजेंट में वो कहीं जाते हुए सोचती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि वो बस एक एरोगेंट नोबल है जिसे किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं है, उसे भी किसी के जाने का दुख होता है। फिर वो अपने फादर के कहे गए शब्दों को याद करने लगती है जो कि उसे परेशान करने लगता है। फिर वो एमसी के सुने गए लेक्चर्स से कुछ ट्राई करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर मैं इस माना स्टोन को एक मीडियम की तरह यूज करूं तो। फिर हमें मैजिक के बारे में बताया जाता है कि यहाँ 3 कलर के माना होते हैं, पर सिल्विया के पास ये तीनों ही हैं, जिससे कि वो माना स्टोन अपना शेप बदलने लगता है। फिर वो एक चिड़िया के शेप में आ जाता है तो वो कहती है कि मैंने कर दिया, और उसके बारे में बताया जाता है कि उसके पास क्रिएशन की एबिलिटी है। फिर वो उसका नाम रख के उसे कहीं भेज देती है। फिर हमें एमसी और उसके फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां वो ट्रेन किसी पहाड़ से लटक गई थी, पर एमसी के कुछ हड्डी टूट गए थे, पर वो इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता क्योंकि उसके पास आयरन बॉडी है। तभी पीछे से वेरॉन आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, पर एमसी उससे बार बार बचता है और सोचता है कि ये अभी भी ठीक है और उस पर अटैक कर देता है, पर वो बच जाता है। तो एमसी सोचता है कि ये तो ची है, तो वेरॉन उस पर गुस्से में अटैक करता है, पर एमसी उससे भी बच जाता है और सोचता है कि ये ताकतवर है। फिर हमें एमसी के एक एबिलिटी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम रेजोल्यूट है, जिससे कि एमसी घायल होने के बावजूद भी लड़ पा रहा है। फिर वेरॉन उस पर एक खतरनाक हमला कर देता है, पर एमसी सोच रहा था कि विलन कभी भी ऐसे मौके पर नहीं झुकेगा और अपने बचाव के लिए एक वुड स्टील के टुकड़े को अपने सामने ला देता है, पर वो टूट जाता है और वो तलवार उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर किसी का खून गिरते हुए दिखाया जाता है और वहां पर वो बर्ड भी पहुंच जाती है।
तो एमसी सोचता है कि अब सब खत्म, पर तभी वहां पर कुछ होता है तो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी एक अटैक होता है और वेरोन का हाथ कट जाता है, तो वो दर्द से अपने हाथ को पकड़ के चिल्लाने लगता है। तो एमसी इस मौके का फायदा उठाता है और उसके पैर पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो अपना बैलेंस खो देता है और गिरने लगता है और ट्रेन के बाहर लटक जाता है। तो फिर एमसी उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो वो पूछता है कि तुमने अभी क्या किया था? तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ हुआ भी था। तो वेरोन कहता है कि पर तुमने मेरे मास्टर के साथ बहुत गलत किया है। ये सुन के एमसी कहता है कि तुम ये सब अपने मास्टर के लिए कर रहे हो, जबकि उसने तुम्हें ये सब करने को कहा भी नहीं। जूली असली मायने में तुम्हारी क्या लगती है? तो वो कहता है कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे। फिर हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहां कोई जूली का शुक्रिया कर रहा था। तो जूली कहती है कि ये तो मेरा फर्ज था, और वेरोन जो कि एक छोटा बच्चा था कहता है कि मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, उसने पहले फाइट स्टार्ट किया था। तो उसकी मदर कहती है कि मेरा बेटा तो भोला भाला है, तुमने ही कुछ न कुछ किया होगा। और वो बच्चा पीछे हंस रहा था और ये देख के वेरोन को गुस्सा आ रहा था, पर जूली कुछ नहीं कहती। तो वो लेडी कहती है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें पुलिस को दे दूं, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा, ऊपर से तुमने मेरे घर में घुसपैठ किया। तो जूली कहती है कि सच में इसने आपके घर में घुसपैठ किया था? तो वो लेडी हाँ करती है। तो जूली सोचती है कि ये तो बहुत पतला सा है, तो ये इतने बड़े दीवारों को कैसे चढ़ गया? फिर वो कहती है कि मैडम, मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगी, तो आप चिंता मत कीजिए। फिर कुछ देर बाद वो वेरोन को ले जा रही थी और वेरोन चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तो जूली कहती है कि वो लोग अपने बिहेवियर के लिए बहुत फेमस है, तो हो सकता है कि तुम थोड़ा सच बोल रहे हो। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा सच नहीं बोल रहा। तभी जूली चिल्ला के कहती है कि पर फिर भी तुम किसी आम इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकते। फिर उसे पकड़ के कहती है कि अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना सिखाऊंगी। तो फिर वो जूली से पूछता है कि क्या मुझे खाना मिलेगा? फिर वो बताता है कि तो ऐसे में अपने मास्टर से मिला था और फिर नाइट्स में शामिल हो गया, पर मेरे पर्सनैलिटी की वजह से कोई भी मेरा दोस्त नहीं बना, बस मास्टर ही मेरा ख्याल रखती थी। फिर एक सीन में जूली उससे पूछती है कि सब ठीक है ना? तो कहता है कि हाँ सब ठीक है, और बताता है कि सब कुछ ठीक रहता है जब तक मैं अपने मास्टर के साथ फाइट करता हूँ। फिर जूली के बारे में बताने लगता है कि वो हमेशा मेरे आगे रहती है, हमेशा लोगों की मदद करती है और गलत के साथ समझौता नहीं करती, और ऐसे ही मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती गई और ऐसे ही मेरा प्यार उनके लिए बढ़ते गया। फिर प्रेजेंट में एमसी से कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे फीलिंग्स मेरे मास्टर के सिर्फ रास्ते में आएंगी और मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता, और इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूं क्योंकि तुमने मेरे मास्टर को बहुत परेशान किया है। तो एमसी सोचता है कि ये सही है, ये सब विलन की ही गलती है। फिर उससे कहता है कि तुम गलत हो और सोचता है कि मैं सब बदलूंगा जो भी इस विलन ने किया है। फिर वो वेरोन को हाथ देते हुए कहता है, अब मैं जूली को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पर भरोसा करो। पर तभी वेरोन के अंदर से वही मर्डरस ऑरा निकलने लगता है। तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने अभी तक अपना फैसला नहीं बदला। तो वेरोन कहता है कि नहीं, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। तो एमसी एक स्टोन उठाते हुए कहता है कि इसके लिए मुझे मत ब्लेम करना, और उस पर अटैक कर देता है। और तभी एकदम से सीन जूली की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो कि एकदम से घबरा जाती है। तो बंदा कहता है कि क्या आप ठीक है? तो वो हाँ करती है। तो ये सुन के वो बंदा कहता है कि क्या आप वेरोन के बारे में चिंता कर रही हो? वो खुद का ख्याल रख सकता है। फिर सीन वेरोन की ओर शिफ्ट होता है, जो कि गिरते हुए जूली के बारे में ही सोच रहा था, और उस बर्ड की मदद से सिल्विया को इसके बारे में पता चल जाता है और सोचती है कि प्रोफेसर ने अपने ही गार्ड को मार के क्लिफ से नीचे फेंक दिया। नहीं, असलियत में उसके गार्ड ने ही पहले उस पर हमला किया था और उसने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया। तभी वहां उसका गार्ड आ जाता है और कहता है कि मिस सिल्विया, आपको आना होगा, असेंबली जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो वो जाते हुए सोचती है कि क्या वो टाइम पर आ भी पाएगा। फिर सीन हादसे की तरफ, जहां कोई आया होता है और ये फ्राइहैम के सिक्योरिटी ब्यूरो की वाइस चीफ होती है, जहां वो अपने जूनियर से पूछ रही थी कि तो यहां अटैक हुआ था? तो वो लोग कहता है कि हाँ मैम। फिर वो रिपोर्ट चेक करने लगती है और उसे दो लोग गायब दिखते हैं, एक प्रोफेसर और उसका गार्ड। तो वो बंदे लोग असिस्टेंट एलन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप उनसे जानकारी ले सकती है। तो वो लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वो कौन है और ये बेहोश कैसे हुआ। फिर वो किसी दूसरे बंदे से जानकारी इकट्ठा करने लगती है और वो बंदा कहता है कि जब अटैक हुआ तब ट्रेन बीच हवा में लटक रहा था, पर मैं बेहोश हो गया और जब उठा तो वो गिर चुका था। फिर वो उस ट्रेन के बीच हवा में लटकने वाली फोटो दिखाता है, तो वो भी हैरान हो जाती है। तभी उसे कोई टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि वेरोन मर चुका है और उसने प्रोफेसर पर अटैक किया था, पर वो फेल हो गया। तो वो हैरानी से पीछे उस बंदे को खोजने लगती है जिसने कि उसे अभी टेलीपैथी किया था, पर उसे कोई नहीं मिलता। तभी कोई एमसी की तरफ उंगली दिखा के कहता है कि देखो, कोई वहां से आ रहा है, और अपना एमसी उसी घटना के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे किसी ने उसकी मदद की और वो बच गया। तभी वो लिलिया, ये सिक्योरिटी ब्यूरो की वाइस चीफ का नाम है, तभी लिलिया एमसी से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है, पर एमसी उसे इग्नोर करके उससे टाइम पूछने लगता है। तो वो बता देती है। तो वो सोचता है कि अब बस मेरे पास 6 घंटे बचे हैं। तो लिलिया एमसी से फिर से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है, पर एमसी उसे ही पूछता है कि क्या ये सिर्फ एक ट्रेन थी बर्स्ट के लिए। तो वो गुस्सा करते हुए कहती है कि नहीं, आप रोड और सी से भी जा सकते हैं।
और फिर से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है, पर एमसी वहां से पहले ही जा चुका था। तो वो अपने चमचों की तरफ देखती है तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक्सेलरेशन मैजिक का यूज किया और यहां से चले गए। तो वो सोचती है कि पूरे ट्रेन को हवा में उठाने के बाद, अटैकर्स से और वेरॉन से फाइट करने के बाद भी इसने इतना हाई लेवल मैजिक किसे यूज कर लिया, इसके पास कितना माना है। तो तुमने इसी के बारे में बताया था लॉकहार्ट, ये उस बंदे का नाम है जिसे कि एमसी ने कुछ चैप्टर्स पहले पकड़ाया था। फिर हमें असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहां सब कोई आ गए थे और सिल्विया एमसी के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी वहां पर कोई कहता है कि आपका यहां आने के लिए शुक्रिया, और अपना खतरनाक माना रिलीज कर देता है। तो सिल्विया उसके बारे में सोचते हुए कहती है कि ये ग्रेट एल्डर है जो कि एक आर्चमेज बनने के कैंडिडेट भी रह चुके हैं, तो मुझे कम से कम इस लेवल तक जाना होगा एक आर्चमेज बनने के लिए। फिर वो ग्रेट एल्डर सबकी अटेंडेंस लाने लगता है और सब अपना अपना अटेंडेंस दे भी रहे होते हैं। और फिर एमसी के फैमिली की बारी आ जाती है, पर वो वहां नहीं होता। तो वो ग्रेट एल्डर कहता है कि मैं इसका नाम 3 बार लूंगा और अगर ये नहीं आया तो मैं इसे इन असेंबली मेंबर से निकाल दूंगा। तो सब उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वो टैलेंटलेस है, जिससे सिल्विया को गुस्सा आने लगता है। फिर उसका नाम लिया जाता है और उसका नाम 2 बार ले लिया जाता है और तीसरी बार आधा ही लिया जाता है कि तभी वो गेट खुलने लगता है और एमसी आ जाता है और फिर अपने बालों को सेट करके कहता है कि मैं यहां आ चुका हूं, यूक्लिन फैमिली का हेड।